कहानी की शुरुआत में हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जिसे कि एक पावरफुल हीरो ने अकेले ही हरा दिया है। जब डीमन लॉर्ड हार जाता है, ह्यूमन रेस इसका फायदा उठाते हैं और वो अपनी आर्मी लेके डीमन लॉर्ड के कासल पे कब्जा कर लेते हैं। और क्योंकि अब डीमन लॉर्ड हार चुका था तो ह्यूमन रेस काफी खुश है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और डीमन रेल में एक नए तरह के कंपटीशन को शुरू किया गया है ताकि वो अपने नए डीमन लॉर्ड को चुन सके। इस टूर्नामेंट के मैनेजर वर्मिलियो है जिसका कि लेवल 78 है। उसके साथ ही एक और डीमन है और साथ में ही वो इस टूर्नामेंट को हैंडल कर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं कि वो पुराने वाले डीमन लॉर्ड को तो आराम से हरा देंगे और वो फाइनली ह्यूमन से अपने लैंड को वापस ले पाएंगे। तभी वर्मिलियन को एक कंटेस्टेंट दिखता है। उसे देख के वो कहती है ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये तो इंसान जैसा लग रहा है। छुटकू डीमन बताता है कि हाँ ये इंसानी है पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और मेरे हिसाब से तो यही चैंपियन बनेगा। ये सुन के वर्मिलियन चिल्ला उठती है और कहती है एक ह्यूमन को तुमने यहाँ तक कैसे आने दिया। छुटकू कहता है कि प्रिलिमिनरी में इसने बहुत अच्छा किया था तो बस पहुंच गया यहाँ। और जब जीत के बाद उसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, हल्क कहता है कि मैं इंसानों से नफरत करता हूँ, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। और ऑडियंस की तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है कि भाई लोग हम इंसानों को मिलके खत्म करेंगे। और वर्मिलियो को लगता है कि ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है पर छुटकू बताता है कि आप फिक्र मत कीजिए, इसने डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि कंपटीशन के बाहर वो किसी को भी अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसकी पावर सारी नलिफाई हो जाएंगी। पर हल्क सारे कंपटीशन को आराम से हरा रहा होता है। ये देख के वर्मिलियो को लगता है कि उसने जानबूझ के यहाँ पार्टिसिपेट किया है ताकि जो भी पोटेंशियल डीमन लॉर्ड्स हैं वो उन्हें यहीं खत्म कर सके। पर वो हारे हुए कंटेस्टेंट को मारने की जगह उनसे हाथ मिलाता है। पर वर्मिलियो अभी भी चाहती है कि वो इसी वक्त उसे डिस्क्वालीफाई कर दें। पर ऐसा करना अब उनके लिए इम्पॉसिबल हो चुका था क्योंकि सारी जनता उसे डीमन लॉर्ड के रूप में पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी है। वो चाहती है कि वो किसी ऐसे तगड़े बंदे से उसे लड़ाएं जिससे कि वो हार जाए। पर छुटकू बताता है कि उसका लेवल 99 है। ये सुन के वर्मिलियो का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है कि एक ह्यूमन हीरो जो कि लेवल 99 का है वो तो सारे डीमंस को ही तबाह कर देगा। और वो गुस्से में पूरी की पूरी छत उड़ा देती है। तो क्योंकि वो उसे ताकत में नहीं हरा सकते तो वो प्लान बनाते हैं कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में वो किसी अलग से गेम में उसे हराएंगे, जैसे कि ताश के पत्तों का घर बनाना। वहीं वर्मिलियन ने आस्टा को ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा है ताकि वो हल्क के ऊपर नजर रख पाए और पता कर पाए कि आखिर वो करना क्या चाह रहा है। पर जब वो वहां जाती है वहां पूरी तरह से सन्नाटा था, वहां एक भी इंसान उसे नहीं दिखता। वहीं डीमन रेल्म में आज टूर्नामेंट का सेमीफाइनल है और आज के कंपटीशन में उन्हें ताश के पत्तों का घर बनाना है। सब बनाने लग जाते हैं पर हल्क को उसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी तो वो कहता है कि बस अब मैं फोकस करूंगा और वो जोर से अपना हाथ उठाता है। पर इससे वहां इतनी तेज हवा चलती है कि बाकी सबके ताश के पत्ते गिर जाते हैं और इसके बाद वो बड़ी ही तेजी से एक के ऊपर एक पत्ते लगाए जाता है और सबसे पहले अपने ताश के पत्तों का घर बना देता है। पर सभी कहने लगते हैं कि उसने चीटिंग की है। पर एक मंदबुद्धि डीमन खड़ा होता है और कहता है कि इसने चीटिंग बिल्कुल भी नहीं की है। तुम्हें क्या लगा बस ये ताश के पत्तों को खड़ा करने की गेम है? जो हम ताश के पत्तों को खड़ा कर रहे हैं वो एक तरह से हमारा बेस है, यानी हमारा डीमन कैसल। और डीमन लॉर्ड का यही कर्तव्य है कि अगर हम पे कोई हमला करे उसे अपने कासल को बचाना होगा। और उसका ऐसा दिमाग इसलिए चला क्योंकि उसने अपने ताश के पत्तों को गिरने से बचा लिया था। और इसी तरह से 10 में से 2 कंटेस्टेंट्स चुने जा चुके हैं और 8 चुनने बाकी रहते हैं। पर क्योंकि ये सब रूल्स के खिलाफ नहीं था तो वो मिलिया कुछ नहीं कर सकती थी। तो इसके बाद बाकी के 8 विनर्स चुनने के लिए कंपटीशन फिर से शुरू होता है। पर इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयंकर हो चुका था। सब एक दूसरे के कासल को गिराने पे लगे थे। वहीं एक दूसरी एजेंट आस्टा से पूछती है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। ये दोनों ट्विंस हैं और इनके बीच थोड़ा अजीब सा कनेक्शन है। ये दोनों जब बैठ के कॉफी पी रही होती हैं तो आपस में कहीं भी हो बात कर सकती हैं। यहाँ हल्क ने तो धूम मचा रखी है और वो हर जगह 10 में से 10 पॉइंट्स उठा रहा है। सारे प्लान्स फेल होने के बाद वर्मिलिया डिसाइड करती है कि वो खुद ही जाके उसे डिस्क्वालीफाई करेगी। पर क्योंकि अगर वो ऐसे गई तो उसे सभी लोग पहचान लेंगे तो वो भेस बदल के वहां जाती है। पर जब वो हल्क का बना हुआ खाना खाती है वो खुद को रोक नहीं पाती और उसे 10 में से 10 पॉइंट्स दे देती है। ये सुन के हल्क बहुत खुश होता है और कहता है कि डीमन रेल्म तो बहुत मजेदार है। वही वर्मिलिया डिप्रेशन में जा रखी है। इसके बाद ईस्टा वर्मिलिया के पास जाती है और उसे बताती है कि हल्क के ऊपर काफी ज्यादा बड़ी बाउंटी है क्योंकि उसने कुछ बहुत ही बुरा क्राइम कमिट किया था। वो बताती है कि हल्क ने अपने भाई को मार दिया था और इसका भाई वही था जिसने कि डीमन लॉर्ड को हराया था। ये सुन के वर्मिलियन हैरान हो जाती है क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि हल्क ने ही डीमन लॉर्ड को हराया था। वहीं बाहर कैनरोस को पता लगता है कि जिस फोटो को हल्क देख रहा था वो उसके भाई की फोटो है। जब कैनरोस फोटो देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारा भाई तो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं लगता, वो तो कितना मासूम दिखता है। वहीं ईस्टा आगे बताती है कि जब आस्टा हल्क के बारे में पूछताछ करने गई तो वो 3 शहर में गई थी लेकिन वो तीनों शहर में एक भी ह्यूमन नहीं था। और उससे अजीब बात ये थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ समय पहले ही वो यहाँ रह रहे थे। तभी वहाँ छुटकू आता है और रिपोर्ट देता है कि डीमन लॉर्ड उरुम का कासल भी डिस्ट्रॉय हो गया है। डीमन लॉर्ड का लेवल 60 था और उसके पास काफी एलीट वॉरियर्स थे। तो वो मिलिया को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। छुटकू बताता है कि हैरान होने वाली तो एक और बात है, उस कासल पे व्हाइट नाइट्स ने हमला किया था और वो उड़ पा रहे थे। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर इंसान कब से हवा में उड़ने लगे। इसके बाद छुटकू बताता है कि डीमन लॉर्ड अकेले ही उन सबसे लड़े ताकि सिटीजन्स को वहां से बाहर निकलने का टाइम मिल पाए। ये सुन के वो मिलिया दुखी हो जाती है पर उसके पास दुख मनाने का टाइम नहीं है क्योंकि अब ह्यूमंस उनके और भी करीब आ चुके हैं तो उन्हें अब बैरियर
को और ज्यादा ताकतवर बनाना होगा और अपनी फोर्सेस को लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। वमिलियो किसी भी हाल में हल्क को कंपटीशन से बाहर निकालना चाहती है, तो इस बार हॉर्न ने एक नई तरकीब निकाली है। अगला कंपटीशन रेसिंग का है। छुटकू पूरी तरह से श्योर है कि इस बार तो कंपटीशन से हल्क बाहर निकल ही जाएगा, क्योंकि उसने हल्क के लिए थोड़े अलग से घोड़े का इंतजाम किया है। इसके बाद सभी रेस के लिए एरिना में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि हल्क का घोड़ा तो एक नन्ही मुन्नी सी बिल्ली थी, पर ये देख के वमिलिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम पागल हो क्या, हल्क तो पहले से इतना पॉपुलर है। उसका घोड़ा देख के ऑडियंस रेस नहीं होने देगी, पर जो उसने सोचा था उसका उल्टा होता है। ऑडियंस हल्क को और ज्यादा चेयर अप करने लगती है। उनको पूरी तरह से यकीन होता है कि हल्क तो ये भी जीत जाएगा। अनाउंसर सभी को बताती है कि ट्रैक पे कई तरह के ट्रैप्स हैं और पहले 4 रेसर्स जो कि एरिना में वापस आएंगे वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। रेस शुरू हो जाती है और सभी अपने घोड़ों पे बैठ के निकल लेते हैं, पर हल्क का घोड़ा तो वहीं बैठा रह जाता है। वो बिल्ली हल्क के वजन के साथ मूव नहीं कर पा रहा था, तो हल्क उससे उतर जाता है और उसे बड़े ही प्यार से मोटिवेट करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग रेस में आगे बढ़ रहे हैं, पर ट्रैप्स की वजह से काफी लोग रेस से बाहर भी हो रहे थे, क्योंकि वो हल्क को बाहर निकालना चाहते थे। तो छुटकू ने ट्रैप्स को एक्स्ट्रा मुश्किल कर दिया था। तभी अचानक से हल्क अपनी बिल्ली के साथ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। ये देख के वमिलियो चिल्लाती है और कहती है कि इसे तो चीटिंग के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। पर हॉर्न कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते और वमिलियो को यकीन दिलाता है कि उसने ट्रैप्स इतने खतरनाक बनाए हैं कि हल्क तो जरूर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पर ऑब्स्टिकल से हल्क को कोई परेशानी नहीं होती और वो सभी ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये सब देख के वमिलियो का दिमाग खराब हो रहा होता है और उनके पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचा था कि जब हल्क ब्रिज पे जाए वो ब्रिज को ही उड़ा दें। वो ब्रिज पे तेल गिराते हैं ताकि हल्क इस पे फिसल जाए, पर जब वर्कर्स तेल गिरा रहे होते हैं उनमें से एक फिसल जाता है और बम से टकरा जाता है, जिससे ब्रिज उसके आने से पहले ही उड़ जाता है। ये देख के वमिलियो गुस्सा हो रही होती है कि तुम्हारा प्लान हर बार कैसे फेल हो जाता है। पर हॉर्न कहता है कि नहीं, अब तो ब्रिज है नहीं ना, तो अब दूसरी तरफ वो कैसे जाएगा। पर अब हल्क बिल्ली को उठा के भाग रहा था और वो पूरे ब्रिज को कूद के ही पार कर लेता है। हल्क बड़ी ही जल्दी बाकी के रनर से कैचअप कर लेता है और जो सबसे आगे होते हैं उन्हें पछाड़ भी देता है। कैनरोज ये देख के कहता है अच्छा तो हम ये सब कर रहे हैं अब। कैनरोज का मानना था कि एम्पायर में सबसे तेज वही है और वो बड़ी ही जल्दी हल्क के करीब पहुंच जाता है। दोनों के बीच मुकाबला टक्कर का था, पर हल्क फर्स्ट पोजीशन पे आता है। हल्क कैनरोज की तारीफ करता है और सारी ऑडियंस दोनों के लिए ही चेयर करने लगती है। तभी इस्टा वमिलियो के पास आती है। उन्होंने उरुम के कासल में काफी सारे स्पाइस को भेजा था, पर उन्हें एक भी ह्यूमन वहां नहीं दिखा। वहां 103 व्हाइट नाइट्स थे और उनके साथ उनका लीडर भी था। वमिलियो ये सुन के हैरान हो जाती है कि इतने कम नाइट्स होने के बावजूद भी उन्होंने उरुम के कैसल पे कब्जा कैसे कर लिया। अभी उन्हें पंख वाले नाइट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तभी वहां अजूदरा पहुंचता है, जो कि वमिलियो की तरह ही 4 डीमन जनरल में से एक है। अजूदरा बड़े ही स्वैग के साथ कुछ बता रहा होता है, पर बोलने से पहले ही उसके मुंह से खून की उल्टी होती है और वो जमीन पे गिर जाता है, पर उसे फिर से हो जाता है और वो कहता है कि इस कंपटीशन के फाइनल राउंड में ये होना चाहिए कि जो भी उरुम के कासल को वापस जीत के लाएगा वो नया डीमन लॉर्ड बनेगा। ये करने से उन्हें 2 फायदे होंगे। पहला तो उरुम का कासल वापस आ जाएगा और दूसरा उन्हें ये पता चल जाएगा कि हल्क उनके साइड सच में है या बस वो नाटक कर रहा है। पर वमिलियो कहती है कि क्या होगा अगर वो लड़ाई के वक्त ही हम पर ही टूट पड़े। तो अजूदरा अपनी जेब से एक रिंग निकालता है और कहता है कि ये कैंडिडेट्स को एक दूसरे पे हमला करने से रोकेगा। पर क्योंकि वो अभी भी श्योर नहीं है कि वहाँ क्या होगा, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो कॉम्पिटिटर्स के साथ किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजेंगे और सबका मानना था कि वमिलियो का ही जाना सही रहेगा। कुछ टाइम बाद सारे कॉम्पिटिटर्स अपनी रिंग्स डाल लेते हैं और रॉको सभी को मिशन के बारे में बताती है और बताती है कि मैनेजमेंट स्टाफ में से एक बंदा उनके साथ जाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा उनकी सेफ्टी के लिए, और वो उन्हें एना से इंट्रोड्यूस कराती है जो कि वमिलियो ही थी। एना एक छोटी सी स्पीच देती है। हायूरा को वो कहीं देखी दिखाई लग रही होती है और हल्क को भी ये जानी पहचानी लग रही थी। इसके बाद हम आस्था को देखते हैं जो कि ह्यूमन रेल में किसी बड़े से खुले मैदान में है और वो उसे एम्पायर से कंपेयर कर रही थी। एम्पायर चारों तरफ से इनविजिबल टॉक्सिन से घिरा हुआ है और उन्हें बैरियर के अंदर रहना पड़ता है ताकि वो उससे बच पाए। वहीं दूसरी तरफ वमिलियो सभी कॉम्पिटिटर्स के साथ उरुम के लिए निकल रही है। रास्ते में ह्यूरा काफी सारे बग जैसे क्रीचर्स को मार देता है, पर इसके तुरंत बाद ही वो और भी ज्यादा क्रीचर से घिर जाते हैं। कैनरोज बताता है कि ये मॉन्स्टर बग्स टॉक्सिन से बने हैं जो कि इस पूरे एरिया में फैला हुआ है। तभी मॉन्स्टर्स का एक और झुंड ह्यूरा पे हमला कर देता है। तभी डॉश कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो एक्सप्लेन करता है कि वो बीन खा के ऐसा बैरियर बना सकता है जिससे कि ये सभी मॉन्स्टर्स एक ही झटके में खत्म हो जाएं। बीन खाने के बाद उसके चारों तरफ एक पावरफुल एनर्जी रेडिएट करने लगती है और मॉन्स्टर्स को आता देख वमिलियो पूछती है कि बैरियर को आने में कितना टाइम लगेगा, और ये सुन के शॉक हो जाती है जब वो बताता है कि बैरियर बनाने में आधा घंटा लगेगा। तो वमिलियो अपनी पावर से सारे मॉन्स्टर्स को जला देती है। उसकी पावर को देख के ह्यूरा का शक यकीन में बदलने लगता है। इसके बाद वो एक रेस्ट एरिया में रुकते हैं जो कि बैरियर से प्रोटेक्टेड है। यहाँ वमिलियो नोटिस करती है कि लगातार एक दिन चलने के बाद भी हल्क बिल्कुल थका हुआ नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि उसका स्टेमिना इतना ज्यादा है या फिर उसके ऊपर टॉक्सिन्स का कोई असर नहीं हो रहा। वहीं एक सेपरेट रूम में कैनरोस और ह्यूरा है। ह्यूरा कैनरोस को बताती है कि उसे लगता है कि एना लेडी वमिलियो है, पर तभी वहाँ से वमिलिया गुजर रही होती है और उनकी बातें सुन लेती है। वो कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है और वो उनसे कहती है कि
कि वो ये बातें हेल्क को ना बताएं। वहीं उसके बात करने के अंदाज से ह्यूरा को पता लग जाता है कि वो वमिलिया ही है। वहीं कासल में रॉको अजूद्रा को बताती है कि सारे कंपटीटर्स अंडरग्राउंड रास्ते से जा रहे हैं ताकि वो स्टॉर्म से बच सके। हॉर्न कहता है कि टॉक्सिन्स अंडरग्राउंड वाले रास्ते में और भी ज्यादा खतरनाक है और वहाँ तो अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी ज्यादा मिलते हैं। अंडरग्राउंड रास्ते में वमिलिया सबसे कह रही होती है कि वो किसी भी मॉन्स्टर से फालतू के पंगे ना ले जो कि डायरेक्टली उनके सामने ना आए। वो रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि वो फिर से मॉन्स्टर से घिरने वाले होते हैं। तभी ह्यूरा वमिलियो को एक बड़े से मॉन्स्टर के बारे में बताती है। ये एक न्यू वर्ल्ड मॉन्स्टर होता है। ये जहाँ टॉक्सिन्स ज्यादा खतरनाक होते हैं वहाँ पैदा होते हैं और कंटिन्यूअस लड़ाई करने की वजह से काफी ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। तो हेल्क उस मॉन्स्टर को ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग देखते हैं कि हेल्क के पास अब एक वेपन है और वो रियलाइज करते हैं कि वो अभी तक सारे मॉन्स्टर से बिना वेपन के ही लड़ रहा था। हेल्क उसे जोर की किक मारता है जिससे वो उड़ता हुआ जाता है और एक दीवार को तोड़ देता है। वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालता है और हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड तो इत्तू सी है। वो मॉन्स्टर एक ही किक में हार चुका था लेकिन वो मिलियो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी तो वो उसे जला देती है और वो ये सोच रही होती है कि क्या ये न्यू लाइफ फॉर्म्स ह्यूमन रेल्म में भी होते हैं, क्योंकि हेल्क इसके बारे में जानता था। वो सभी उस गुफा से बाहर आते हैं तो उनके सामने ही वो कैसल था और बगल से ही निंजा हथौड़ी लाइट बाहर आता है और उन्हें एक खुफिया रास्ता दिखाता है जो कि उन्हें सीधा कासल तक ले जाएगी। इसके बाद फिर से वमिलियो सभी को रूल्स को याद दिलाती है। कैनरोस तो पूरे मन से चाहता था कि हेल्क जीते और डॉश बेचारा तो बस यहाँ से भागना चाहता था, पर ह्यूरा हेल्क को हराना चाहती थी तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो एनिमी लीडर के ऊपर सबसे पहले हमला करेगी। चलो बच्चों, अभी फ्लैशबैक का टाइम हो चुका है। अजूद्रा वमिलियो को बता रहा होता है कि वो हेल्क को पहली बार कहाँ मिला था। उसने डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करना है अभी खत्म ही किया था और वापस कासल में जा रहा था। तभी उससे सामने हेल्क आता हुआ दिखता है। हेल्क बिना किसी इशू के कासल तक पहुंच चुका था और उसके ऊपर अजूद्रा के बिछाए हुए किसी भी ट्रैप का कोई असर नहीं हुआ, पर अजूद्रा अपने ही ट्रैप्स में खुद ही इंजर्ड हो गया। इसी वजह से अजूद्रा पूरा विश्वास करता है हेल्क के ऊपर, क्योंकि अगर वो चाहता तो वो अजूद्रा को वहीं मार देता। वहीं प्रेजेंट में कासल के अंदर ग्रुप पहुंच जाता है और उन्हें सामने वही नाइट्स दिखते हैं जिनका के लीडर उनके सेंटर में बैठा था। ह्यूरा सबको कहती है कि वो नाइट्स को हैंडल करे और वो जाके लीडर को संभालेगी और इससे पहले कि वो उसे रोक पाते वो लीडर की तरफ दौड़ पड़ती है, जिसकी वजह से उन सबको भी उसके पीछे जाना पड़ता है। वो सभी नाइट से लड़ रहे होते हैं और ह्यूरा लीडर के ऊपर हमला करने जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से लीडर इतनी तेज से हमला करता है कि ह्यूरा का हाथ कट जाता है। नाइट्स का लीडर ह्यूरा को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी हेल्क उससे पीछे से आवाज देता है और उसका नाम लेके बुलाता है, एडल। एडल हैरान था कि बिना चेहरा देखे ही हेल्क ने उसे कैसे पहचान लिया और वो अपना हेलमेट उतार देता है। हेल्क उससे पूछता है कि तुम अभी भी अपनी पर्सनैलिटी को काबू में कैसे रख पाए हो। एडल बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी अवेकनिंग का रेट काफी हाई है, पर उसके फ्रेंड्स इतने लकी नहीं थे और उसे अपने फ्रेंड्स को अवेकनिंग के थ्रू सफर करते हुए देखना पड़ा। वमिलियो को यकीन हो जाता है कि जो ये पंख वाले नाइट्स हैं वो ह्यूमंस ही हैं और उन्होंने किसी तरह का मैजिक यूज किया है अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए। एडल बताता है कि वो अवेकनिंग के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और हर बैटल के साथ उसकी शक्ति बढ़ती ही जा रही है। उसी वक्त वहाँ बहुत सारे पंख वाले नाइट्स पहुंच जाते हैं और एडल कहता है कि वो जल्दी ही डीमन रेल्म को इन्वेड करने जा रहे हैं। एक नाइट वमिलियो पे हमला करने जाता है, पर वमिलियो तुरंत ही उसे जला देती है और कहती है कि इन नाइट्स की भले ही तादाद ज्यादा हो, लेकिन एक सिंगल हीरो इन सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। पर एडल कहता है कि हम सभी एक हीरो के तौर पे अवेकन हुए हैं। वो आगे बताता है कि लास्ट हीरो 250 साल पहले पैदा हुआ था और हेल्क और सेस का एक ही वक्त पे एग्जिस्ट करना सबके लिए एक सरप्राइज था। वमिलियो कंफ्यूज्ड है क्योंकि नाइट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हीरोज कहला पाए, पर उसे ये भी डर है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइम के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और अगर इतने सारे हीरोज ने एम्पायर पे हमला किया तो डीमन रेल्म को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। वो चारों तरफ से नाइट से घिरे हुए हैं और जब एडल स्पीच दे रहा होता है तभी ह्यूरा उसके पीछे से प्रकट होती है और उसका एक पंख काट देती है और हम देखते हैं कि ह्यूरा ने अपना आर्म रिजनरेट कर लिया है और फिर दोनों के बीच का युद्ध शुरू हो जाता है और इस दौरान ह्यूरा उसका एक और पंख भी काट देती है। वमिलिया समझ जाती है कि चाहे ये कहने को हीरो हूँ, लेकिन अवेकनिंग के बावजूद भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो अपने फायर मैजिक को एक ही साथ समन करती है और एक ही बार में कई सारे नाइट्स को खत्म कर देती है। पर वमिलिया कुछ को बचा लेती है क्योंकि यही तो टूर्नामेंट का फाइनल है, तो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए। एडल वमिलियो की पावर देख के हैरान हो जाता है और ह्यूरा उससे कहती है कि वो तो बस एक स्टाफ मेंबर है। ये सुन के एडल और हैरान हो जाता है। ह्यूरा उससे झूठ कहती है और उसे यकीन दिलाती है कि डीमन एम्पायर में एना जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मैनेजमेंट स्टाफ में होते हुए भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एडल से माफी मांगने को कहती है पर एडल रिफ्यूज कर देता है, तो ह्यूरा उसे खत्म करने जाती है, पर एन वक्त पे हेल्क उसे आके बचा लेता है। ये देख के वमिलिया को लगता है कि हेल्क जरूर उनका दुश्मन है। हेल्क उन्हें बताता है कि पंख वाले नाइट्स को मारना अच्छा आइडिया नहीं है, पर तभी एक नाइट एडल पे हमला कर देता है। एडल कहता है कि रास्ता लगभग कंप्लीट हो चुका था। ये सुन के हेल्क सबको पीछे जाने को कहता है, लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो एक अंडरग्राउंड एरिया में जाके गिरते हैं। यहाँ पे एक बैरियर स्टोन है जो कि टॉक्सिन्स को वहाँ से बाहर रखता है और वहाँ पे एक मैजिकल गेट भी है जो कि टेलीपोर्टेशन स्पेल से बनाया गया है। कैनरोस को लगता है कि इस गेट के दूसरी तरफ ह्यूमंस की दुनिया है। उसी वक्त गेट सब कुछ अपनी तरफ खींचने
सोचने लगता है। वमिलिया बताती है कि स्पेल फेल हो गया है और गेट कंट्रोल के बाहर जा चुका है, तो उन्हें इस गेट को बंद करना होगा। उसी वक्त डोर्श अपने बैरियर को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो सब उस गेट में अंदर ना खींचे चले जाएं, पर वो गेट उसके बैरियर को भी अब्सॉर्ब करने लगता है। वमिलिया को लगता है कि वो गेट बैरियर स्टोन से पावर खींच रहा है, तो वो उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। वो बैरियर से बाहर निकलती है और स्टोन के ऊपर हमला करती है, पर उसके हमले से स्टोन में सिर्फ एक क्रैक आता है। इसके बाद वो अगले हमले की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी एक पत्थर उसके टकले से टकराता है और वो गेट के अंदर जाने लगती है। तभी हल्क बैरियर से बाहर आ जाता है और वो वमिलियो की तरफ भागने लगता है। वमिलियो फिर से हमला करती है, जिससे कि वो स्टोन टूट जाता है। हल्क वमिलियो को बचाने की कोशिश करता है, पर वो दोनों ही उस पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं। इसके बाद वो स्टोन पूरी तरह से टूट जाता है, जिसकी वजह से वो पोर्टल भी क्लोज हो जाता है। वमिलिया को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक सुंदर से बीच पे है। समुद्र को देख के वमिलियो को लगता है कि वो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल किनारे पे आ चुकी है। वहाँ उसे मस्त फल भी खाने को मिल जाते हैं और वो ये सोचने लगती है कि आखिर हल्क कहाँ है। जब वो वापस बीच पे जाती है, वो देखती है कि हल्क ने तो इतनी जल्दी एक घर बना के रख दिया है। एक बोलने वाली बर्ड वमिलियो का ध्यान भटकाती है और उसकी आवाज सुन के हल्क को पता लग जाता है कि वो झाड़ियों में छुपी हुई थी। हल्क उसे बताता है कि उसने घर इसलिए बनाया है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो डीमन रेल्म वापस कब जा पाएंगे, तो तब तक उन्हें एक रहने की जगह चाहिए जहाँ पे वो रह के वापस जाने का रास्ता ढूंढ पाए। वो बताता है कि वो एक आइलैंड पे है, तो यहाँ से वो कहीं जा भी नहीं सकते। वमिलियो को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आखिर यहाँ से घर वापस कैसे जाएंगे। तभी वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। हल्क और बर्ड घर की तरफ भागते हैं। वहीं वमिलियो सोचती है कि कम से कम एम्पायर हल्क के खतरे से तो बची हुई है और वो उसके बनाए हुए घर में जाने से मना कर देती है, पर हल्क उसे उठा के घर में ले आता है। हल्क कहता है कि उन्हें एक बोट बनानी चाहिए ताकि वो वापस जा पाए, पर वमिलियो घबरा जाती है क्योंकि वो हल्क को वापस डीमन रेल्म में जाने नहीं देना चाहती। पर फिर वो सोचती है कि हल्क के पास तो इतने सारे मौके थे मुझे मारने के, लेकिन उसने मुझे अभी तक नहीं मारा, और उसे अब हल्का हल्का लगने लगता है कि हल्क उसी की साइड है। वहीं कैपिटल के अंदर अजूदरा सोच रहा होता है कि आखिर ये हीरो अवेकनिंग स्पेल क्या है, पर उससे पहले जरूरी ये था कि वो वमिलियो को वापस लेके आए। तो इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो लोकेशन स्पेल का यूज करके उसकी लोकेशन पता लगाएंगे, जिसके लिए वो वमिलियो का बाल यूज करते हैं। पर जब वो मैप के ऊपर लोकेशन पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उसमें लोकेशन मैप के बाहर दिखा रही होती है। इसका मतलब ये था कि वो कॉन्टिनेंट के बाहर है। वहीं दूसरी तरफ वमिलियो फिशिंग कर रही है और सोच रही होती है कि क्या उसे हल्क से डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए कि आखिर वो डीमन रेल्म में क्या कर रहा है, पर उसे डर लगता है कि अगर हल्क उनका दुश्मन निकला तो उन दोनों के बीच लड़ाई होगी, जिसमें वमिलियो डेफिनेटली हार जाएगी। तभी बर्ड बताती है कि उसने एक फिश को पकड़ा है। वमिलिया उस फिश को ऊपर नहीं खींच पा रही होती है और वो धागा भी टूट जाता है। तभी हल्क आता है और पानी में छलांग मार देता है, पर जब वो वापस आता है तो बिल्कुल ही दूसरा जानवर लेके आया था। वमिलिया जब सुबह उठती है तो एक अजीब सा दिखने वाला इंसान या जानवर उसके लिए आधा खाया हुआ ब्रेकफास्ट लाता है। वो वमिलिया को बताता है कि विलेज चीफ ने उसके लिए ये भिजवाया है। वमिलिया ये सुन के हैरान थी कि इस आइलैंड पे एक विलेज भी है और वो उससे विलेज को दिखाने को कहती है। तो पिंकी उसे विलेज में ले जाता है और हमें पता चलता है कि इस विलेज में सिर्फ यही प्राणी रहते हैं। बोलने वाली बर्ड आके वमिलिया से चिपक जाती है और उसे बताती है कि हल्क बाहर बोट बनाने की तैयारी कर रहा है। वमिलिया जल्दी से उसे ढूंढने को निकल जाती है इससे पहले कि वो इस आइलैंड से चला जाए। वो हल्क को देखती है तो वो एक जगह खड़ा था। वो अपने चारों तरफ ऑरा इकट्ठा करता है और एक ही बार में मल्टीपल ट्रीज को काट देता है, पर उसकी वजह से उसका एक्स टूट जाता है, जिसके बाद वो पेड़ों को हाथों से ही काटने लगता है। वमिलिया और बर्ड एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, पर हल्क उन्हें ढूंढ लेता है। तभी वमिलिया आइलैंड के किनारे पे देखती है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पहले कासल हुआ करता था। हल्क उसे बताता है कि ये हर जगह है और उसे लगता है कि ये जगह शायद पहले बहुत बड़ा शहर हुआ करता होगा। हल्क बड़ी जल्दी ही एक बोट बना लेता है, जिसे देख के वमिलिया सोच रही होती है लगता है इसे बोट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये क्या बवासीर बनाया है इसने। तभी वहाँ विलेज का चीफ आ जाता है। वो काफी सीरियस लग रहा था और उनसे कहता है कि हमें बात करनी है। वो उन्हें फॉरेस्ट के अंदर ले जाता है। तभी वो कई लोगों से घिरे हुए होते हैं। तभी चीफ बताता है कि बेटा यह तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी है बेटा। वमिलिया उनकी पार्टी के लिए शुक्रिया अदा करती है और यहाँ उसे पता लगता है कि विलेज से सप्लाईज के बदले हल्क उनकी मदद किया करता था ताकि वो वमिलियो का ख्याल रख पाए। विलेज चीफ उन्हें ग्रेट विच के बारे में बताता है और कहता है कि वो शायद उनकी मदद कर सके कॉन्टिनेंट वापस जाने में। ग्रेट विच एक बड़े से पहाड़ पे रहती है और कहा जाता है कि उसके पास अपार नॉलेज है। वमिलिया उससे मिलना चाहती है, पर विलेज चीफ कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि माउंटेन एक पावरफुल मैजिकल बैरियर से घिरा हुआ है। वमिलिया अपना सारा दिन विलेजर्स के साथ गुजारती है और इंतजार कर रही होती है कि कब विच पहाड़ से नीचे उतरे। हल्क और वो बात कर रहे होते हैं कि विलेजर्स कितने अच्छे हैं, उन्होंने उनके वेलकम के लिए एक पार्टी भी की। वमिलिया उससे पूछती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों। हल्क कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, और वो ग्रेटफुल है क्योंकि डीमंस ने उसके जैसे एक ह्यूमंस को एक्सेप्ट किया है। हल्क उसे बताता है कि उसके सारे पुराने ह्यूमन दोस्त उसके दुश्मन बन चुके थे और वो इस दुनिया में बहुत अकेला था। वमिलिया उससे पूछती है कि क्या एडल भी तुम्हारा दोस्त था। हल्क कहता है कि हाँ, और उसे बताता है कि एडल बहुत अच्छा इंसान था। रात को वो वापस घर जाने लगते हैं। तभी वमिलिया उससे पूछती है कि वो वापस जाने के बाद क्या करेगा। घर में नहीं, डीमन कॉन्टिनेंट में। तुम घर के बारे में सोच भी क्यों रहे हो। और उससे पूछती है कि क्या वो सच में नाइट
से लड़ेगा, ये जानते हुए कि वो उसके पहले दोस्त हुआ करते थे। पर वो कहता है कि उसे कुछ हिसाब चुकता करना है और उसे बताता है कि एक बार ह्यूमन अवेकन हो जाता है तो वो अपनी सारी पर्सनैलिटी खो बैठता है। वो बस एक माइंडलेस वेपन बन जाता है जो कि सिर्फ किंग्स के ऑर्डर फॉलो करता है। हेल्क को डर है कि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वो बाकी के सारे रेसेस को खत्म कर देंगे। वहीं कासल ओरम में बाकी के कॉम्पिटिटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और मैनेजमेंट स्टाफ के आने का इंतजार कर रहे हैं। पर तभी वहाँ और भी नाइट्स आ जाते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। ये देख के हीरा को लगता है कि उनकी भी अवेकनिंग रेट्स हाई है क्योंकि वो बात कर पा रहे हैं। हीरा उनसे कहती है कि एडल ने उन्हें सब बता दिया है। तो एक नाइट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हमारे असली गोल के बारे में पता है, और उससे पूछता है कि तुम्हारा लीडर कहाँ है। हीरा उस पे हमला करती है लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसी वक्त एक नाइट उस पे एरो से हमला करने जा रहा होता है और एक मैजिक से उस पे हमला कर भी देता है, जिसकी वजह से हीरा को पीछे हटना पड़ता है। और उसी वक्त वहाँ और भी ज्यादा नाइट्स आ जाते हैं। हीरा और डॉश प्लान बनाते हैं कि वो इन नाइट से लड़ेंगे ताकि कैनरोस यहाँ से बच के बाहर निकल पाए, ताकि वो मैनेजमेंट स्टाफ को बता पाए कि आखिर यहाँ हुआ क्या। तभी वहाँ ईस्टा और हॉर्न पहुंच जाते हैं। ईस्टा एक ही बार में काफी सारे नाइट्स को काटती हुई चली जाती है और हॉर्न बैरियर बनाता है प्रोटेक्शन के लिए। ईस्टा उन्हें बताती है कि वो मदद लेके आए हैं और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। पर नाइट्स भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो एक अलग से एरिया में आ जाते हैं जहाँ की नाइट्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी वक्त अजूद्रा वहाँ रॉको के साथ प्रकट होता है। नाइट्स अजूद्रा की पावर को सेंस करके घबरा जाते हैं, पर एक नाइट उसका मजाक उड़ाता है जिससे अजूद्रा को गुस्सा आ जाता है। अजूद्रा अपने गुस्से को हमेशा शांत करके रखना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उससे डरें। वो सभी ह्यूमन से रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ से चले जाएं और कहता है कि हमें एक साथ शांति से रहना चाहिए। नाइट्स ये सुन के कहते हैं कि ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो। पर अजूद्रा कहता है कि हम पहले हमेशा से ही शांति से रहते आए हैं। पर ये महान बातें करते करते एक नाइट उस पर हमला कर देता है और वो उसे बताता है कि ये ऑर्डर्स उसके राजा के हैं। ये सुन के अजूद्रा समझ जाता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो अपनी पावर को अनलीश कर देता है जिससे जमीन के अंदर से काफी सारी लताएं बाहर आती हैं और वो एक ही बार में सभी ह्यूमंस को डिफीट कर देता है। ह्यूमंस को लगता है कि ये जरूर डीमंस का लीडर होगा, पर अजूद्रा उन्हें बताता है कि वो तो बस 4 जनरल में से एक है। अजूद्रा की पावर देख के सारे डीमंस भी हैरान थे और हमें पता लगता है कि अजूद्रा डीमन एम्पायर की किसी भी ट्री को कंट्रोल कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो 4 डीमन जनरल्स में से सबसे कमजोर है। पर हॉर्न का मानना था कि वो जनरल्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोल्जर्स ये जान के हैरान थे कि अजूद्रा सिर्फ एक जनरल है, पर अजूद्रा उन्हें और डराने के लिए कहता है कि वो तो बस एक सिटीजन है। तभी अजूद्रा की तरफ एक तीर उड़ता हुआ आता है पर वो उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी ईस्टा नोटिस करती है कि कासल की दीवारों से काफी सारे एरोज आ रहे हैं, तो हॉर्न उन्हें बचाने के लिए एक बैरियर खड़ा कर देता है। ईस्टा नोटिस करती है कि वो सारे एरोज पकड़े गए नाइट्स के ऊपर चल रहे थे, जैसे कि एडल जब पकड़ा गया था तब उसे मार दिया गया था। इसके बाद बाकी के नाइट्स वहाँ से गायब हो जाते हैं और जो नाइट वहाँ सर्वाइव कर पाया था, अजूद्रा उससे पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। नाइट बताता है कि उन्होंने इसलिए इन्हें मारा ताकि वो उन्हें बंदी ना बना ले और उनसे सवाल ना पूछे, और कहता है कि जितनी ज्यादा अवेकन सोल्जर्स लड़ाइयाँ करते हैं उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती है, और कहता है कि अवेकन सोल्जर्स कभी मरते नहीं पर वो फिर से जिंदा हो जाते हैं और पिछली बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो खुद को भी मार देता है। इसके बाद जितने भी सोल्जर्स मरे थे उनकी बॉडीज गायब हो जाती हैं और हम देखते हैं कि वो किसी कासल में वापस से जिंदा हो रहे हैं जहां हम इंसानों के राजा को देखते हैं जो कि नाइट्स को बताता है कि डीमंस कितने इविल होते हैं। वहीं आस्टा भी कोने से जासूसी कर रही है। वहीं युद्ध की जगह पे अजूद्रा सभी की तारीफ करता है और वहां हॉर्न एक बैरियर बना देता है ताकि वो टॉक्सिन से बचे रहे। इसी वक्त आस्टा ईस्टा को कांटेक्ट करती है और उसे सब कुछ बताती है कि उसने क्या क्या देखा, और ये कंफर्म हो जाता है कि मरे हुए सोल्जर्स वापस से जिंदा हो रहे हैं। इसके बाद उनकी इमरजेंसी मिलिट्री मीटिंग शुरू हो जाती है जहां रोको उन्हें अलग अलग खतरों के बारे में बताती है जो कि ईस्टर्न रीजन यानी डीमंस का रेल्म फेस कर रहा है। हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि नंबर 1 प्रॉब्लम है वो मिलियो की डिसअपीयरेंस, दूसरी प्रॉब्लम है व्हाइट नाइट्स, तीसरी ईस्ट रीजन में मॉन्स्टर्स, फिर डीमन लॉर्ड की खाली कुर्सी और आखिर में हेल्क। इसके बाद रोको एक्सप्लेन करती है कि किन किन एम्पायर से उनको खतरा है। उन्हें नॉर्थ से सबसे ज्यादा खतरा है और ह्यूमन जो कि ईस्ट में है उनसे सबसे कम खतरा है, पर बाकी सबको लगता है कि ह्यूमंस की रैंकिंग कुछ ज्यादा ही कम है। पर अजूद्रा कहता है कि ह्यूमन सारी रेसेस में सबसे वीक हैं, इसमें सिर्फ एक्सेप्शन उनका हीरो है। पर अब जब वो हिसाब लगाता है और क्योंकि अवेकन सोल्जर्स वापस से जिंदा हो रहे थे वो ह्यूमंस को सबसे बड़ा खतरा मानता है। आधे से ज्यादा सोल्जर्स नॉर्थ के बॉर्डर पे लगे हुए हैं और अगर इंसान ऐसे ही और ज्यादा ताकतवर होते गए तो हमारे पास इतने सोल्जर्स नहीं होंगे कि हम उनसे खुद को बचा पाए। तो अजूद्रा उन्हें बताता है कि उन्हें सबसे पहले ये जो ह्यूमंस वापस जिंदा हो रहे हैं इस एबिलिटी को रोकना होगा, और कहता है कि एक मैजिक स्पेल की वजह से हो रहा है, तो जिसने भी इस स्पेल को कास्ट किया है उन्हें उसे मारना होगा, और वो और कोई नहीं बल्कि इंसानों का राजा है। हॉर्न उससे पूछता है कि वो इतने यकीन से कैसे कह सकता है।
अजूद्रा बताता है कि कई साल पहले वो एक ऐसे हीरो से लड़ा था जो कि खुद को रिवाइव कर पाता था और उसे बाद में पता चला कि ऐसा उसके राजा की वजह से हो रहा था। ये स्पेल अजूद्रा के ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट जैसा है पर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से अवेकेंड हीरोज राजा के पैरों के पास रिवाइव होते हैं। पर ईस्टा कहती है कि उनका राजा इतना पावरफुल स्पेल कैसे यूज कर सकता है। ईस्टा को लगता है कि शायद ह्यूमन रियल में दो तरह की अवेकनिंग होती है, पहला तो हीरो जो कि अटैक टाइप है, दूसरा किंग जिसकी अवेकनिंग ऐसी होती है कि वो हीरोज को सपोर्ट कर पाए। इसके बाद डीमंस कासल को वापस बनाने में लग जाते हैं, जहाँ कैनरोस डॉश से कहता है कि उसे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, पर डॉश कहता है कि अब उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। वहीं ईस्टा अपनी बहन आस्टा के लिए परेशान है और यहाँ हमें पता चलता है कि आस्टा को ट्रेन ह्यूरा नहीं किया था। अजूद्रा और हॉर्न वहीं पहुंचते हैं जहाँ की वो पोर्टल क्लोज हुआ था, पर अजूद्रा कहता है कि शायद वो गेट पूरी तरह से क्लोज ना हुआ हो और अगर वो उस गेट को वापस ओपन करें तो शायद वो वमिलियो के पास पहुंच जाएंगे, पर उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो ज्यादा बड़ा गेट खोल पाए। तो वो हॉर्न को कुछ आइटम्स दे देता है। उन आइटम्स में से एक मैजिक वॉन्ड है जो कि हमेशा एम्पायर के डायरेक्शन में पॉइंट करेगी और उसके साथ ही एक लेटर है जो कि इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद अजूद्रा वही पोर्टल खोलता है और हॉर्न उस पोर्टल में उन आइटम्स को फेंक देता है और उतना छोटा सा गेट खोलने में ही अजूद्रा की हालत खराब हो गई थी। वहीं आइलैंड पे बोलने वाले बर्ड की उन चीजों पे नजर पड़ती है। वहीं वमिलियो कुछ खाना बनाने की कोशिश कर रही है पर उसे टेस्ट पसंद नहीं आ रहा होता। उसके चूल्हे की आग भी बुझने वाली थी, लेकिन तभी वो बर्ड लकड़ियां लेके आती है। बर्ड सारी लकड़ियों को चूल्हे में डाल देती है और साथ ही उन आइटम्स को भी, और वमिलियो का इन सारी चीजों पे ध्यान भी नहीं जाता। जब से हेल्क ने वमिलियो को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताया है, वमिलियो उस पे शक नहीं करती और उस पे भरोसा करने लगी है। तभी एक विलेजर उसके पास आता है और उसे बताता है कि विच नीचे उतर चुकी है, पर जब वमिलियो विलेज पहुंचती है तो चीफ उसे बताता है कि वो वापस भी जा चुकी है। पर विलेज चीफ कहता है कि तुम सबको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी सिचुएशन के बारे में विच को बता दिया है, इसलिए विच ने अपना बैरियर हटा दिया है ताकि तुम लोग जाके उससे मिल सको। इसके बाद दोनों बर्ड के साथ विच के घर जाने लगते हैं। जब वो विच के घर के पास पहुंचते हैं उन्हें उसके घर से बहुत ही भयानक ऑरा फील होता है। वमिलियो घबरा जाती है लेकिन फिर भी वो आगे जाना जारी रखती है। पहाड़ की चोटी पे इन तीनों का स्वागत पीवी जैसे दिखने वाला ही क्रीचर करता है और वो एक पटाखा एक सुंदर लड़की से मिलते हैं जो कि ग्रेट विच है। हेल्क अपना इंट्रोडक्शन देता है और विच कहती है कि क्योंकि उन लोगों ने विलेजर्स की हेल्प की थी तो वो उनकी मदद करने को तैयार है। विच उन्हें बताती है कि जिस कॉन्टिनेंट में वो जाना चाहते हैं वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में है। ये सुन के वमिलियो हैरान हो जाती है क्योंकि इसका मतलब ये था कि उनके कॉन्टिनेंट के अलावा भी कई और कॉन्टिनेंट है और वो हेल्क से कहती है कि वो ज्यादा जल्दीबाजी ना करे और थोड़ी अच्छे से तैयारी करे। उसे एक मजबूत शिप बनानी होगी जो कि समुद्र की लहरों और तूफानों में डूबे ना, और उन्हें एक सी क्रीचर को पकड़ने को कहती है जिसका की नाम कॉर्स्टैग होता है। ये क्रीचर उनके लिए एक कंपास की तरह काम करेगा, पर ये क्रीचर्स काफी रेयर हैं और आसानी से मिलते नहीं, और उन्हें वो उसकी फोटो दिखाती है। वमिलिया उसे देख के पैनिक कर जाती है क्योंकि ये वही था जिसे हेल्क ने पहले पकड़ा था। इसके बाद हेल्क उसी क्रीचर को पकड़ने के लिए वहां से निकल पड़ता है और विच वमिलियो को यहीं रात भर रहने को कहती है, पर वमिलियो उससे उसकी असली पहचान पूछती है क्योंकि वो सभी विलेजर्स से अलग दिखती है और उसकी नॉलेज भी उनसे कहीं ज्यादा है। विच उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए, और वो उसे वार्न करती है कि हेल्क जितना वो सोच रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसमें इतनी ज्यादा ताकत है कि वो एक नेचुरल डिजास्टर के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ विलेजर्स ने शिप को बना दिया है और उस पे खाने पीने का सामान भी लोड कर दिया है। वहीं हेल्क ने 3 कॉर्स्टैग्स को पकड़ लिया था, पर फिर वो 2 को जाने देता है और 1 को नेविगेशन के लिए रख लेता है। वहीं विच ने उन्हें एक मैजिक बॉक्स दिया है जिससे कि ये पूरी शिप चलेगी और ये बॉक्स ऑपरेट वमिलियो के मैजिक से होगा। अगर ये बॉक्स गलती से टूट गया तो उन्हें बाकी के रास्ते चप्पू चलाना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और विच खुद से ही सोचती है कि आखिर वमिलियो क्या चूज करेगी। रास्ते में हेल्क कहता है कि वो विच वमिलियो जैसी दिखती है। वहीं वमिलियो कहती है कि उसे लगता है कि विच भी उनके किंगडम से ही है, पर वो कुछ बताने को ही राजी नहीं थी। तभी वमिलियो की नजर पीवी पे पड़ती है जो कि एक बैरल से बाहर निकला था और कहता है कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है या चाहता है, पता नहीं उसका जेंडर क्या है। वमिलियो उसे वापस जाने को कह रही होती है क्योंकि ये रास्ता पीवी के लिए शायद बहुत ज्यादा खतरनाक हो, पर तभी उसकी नजर उसके गले पे लटके हुए एक लेटर पे जाती है। ये लेटर विच ने लिखा था। उसमें विच ने लिखा था कि पीवी उनके लिए काफी अच्छी कंपेनियन बनेगी क्योंकि पीवी कई जगह पे घूम चुकी है विच के साथ, तो उसके पास जर्नीज का एक्सपीरियंस है। वो ये भी बताती है कि पीवी का शरीर दिखने में तो कमजोर है लेकिन असलियत में वो काफी मजबूत है, और वो मिलियो से कहती है कि अगर वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करे तो वो पीवी के गोल मटोल गालों को छू सकती है। तभी ओशन के अंदर से एक भयानक सा ऑक्टोपस बाहर आता है। हेल्क उससे लड़ने ही जा रहा होता है कि वो मिलियो अपने मैजिक का यूज करती है और बोट की स्पीड को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो सभी वहां से बिना खून खराबे के निकल लेते हैं। वो अपना सफर जारी रखते हैं और समुद्र के उसी एरिया में पहुंच जाते हैं जिस एरिया के बारे में विच ने उन्हें वार्न किया था। जैसा कि विच ने उन्हें कहा था, वो कॉर्स्टैग को नदी में डाल देते हैं और उससे शिप को बांध देते हैं। वो उनको राइट डायरेक्शन में लेके जाता है और वो उस घनी धुंध से सेफली बाहर आ जाते हैं। इसके बाद उनका सफर मोस्टली सुकून भरा होता है, पर फिर उनका सामना एक तूफान से होता है और वो एक वर्लपूल के अंदर खींचे जा रहे होते हैं। तभी वही वाला ऑक्टोपस यहाँ भी
प्रकट हो जाता है। हल्क एक जोरदार घूसा उसे मारता है, पर उसके घूसे से ऑक्टोपस का कुछ भी नहीं बिगड़ता। और जब वर्मिलियो उसकी मदद करने जाती है, हल्क उसे रोकता है और कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, तब तक वो ऑक्टोपस का ध्यान भटकाएगा। वर्मिलियो पहले तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब वो देखती है कि हल्क के ऊपर बातों का कोई असर नहीं होगा, वो शिप को व्हर्लपूल के बाहर ले जाती है और हल्क उस मॉन्स्टर से लड़ना जारी रखता है। लड़ते लड़ते मॉन्स्टर उसे घायल कर देता है और एक टेंटिकल में उसे जकड़ लेता है। बेचारी वर्मिलियो बस देखती ही रह जाती है और वो मॉन्स्टर हल्क को पानी के अंदर खींच लेता है। कुछ टाइम बाद तूफान खत्म हो जाता है। वहीं वर्मिलियो को अब यकीन होने लगा था कि हल्क मर चुका है, तो वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वर्मिलियो एक कॉन्टिनेंट में जाके उतरती है और वहां हल्क प्रकट हो जाता है। वो किसी तरह उस मॉन्स्टर से बच चुका था और उस कॉन्टिनेंट में वर्मिलियो से पहले पहुंच गया। हल्क उसे बताता है कि जब मॉन्स्टर ने उसे पानी के अंदर खींचा था, वो उसकी जकड़ से बाहर निकल गया और तैरता तैरता सीधा इस कॉन्टिनेंट में पहुंच गया। वर्मिलियो उसकी हरकत की वजह से उसे डांट लगाती है, पर उसका शुक्रिया अदा भी करती है और कहती है कि दोबारा वो ऐसी हरकत ना करे। इसके बाद वो शिप से अपना सारा सामान उतार लेते हैं और कॉर्स्टैक को आजाद कर देते हैं। वो कॉन्टिनेंट के और अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वर्मिलियो को कोई प्रेजेंस फील होती है, पर फिर उसे लगता है कि वो जरूर हल्क ही होगा। लेकिन तभी अचानक से वर्मिलियो पे एक फायरबॉल से हमला होता है। जल्दी उस फॉरेस्ट में रहने वाले लोग उन्हें घेर लेते हैं, पर वर्मिलियो नोटिस करती है कि वो काफी डरे हुए हैं और कमजोर है, तो वो अभी के लिए उनकी सारी बातें मानने लगती है। वो उनके हाथों में लकड़ की हथकड़ी लगा देते हैं और अपने शहर की तरफ ले चलते हैं। उस शहर की और उस शहर के लोगों की हालत काफी बुरी थी। वो सभी बताते हैं कि उनका किंगडम, जिसका कि नाम एरिल है, वो काफी समृद्ध और खुश हुआ करता था, पर उनका सारा किंगडम सिर्फ 50 बारबेरियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि टॉथमैन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। वो बताता है कि टॉथमैन ट्राइब की पावर्स अचानक से ही बढ़ गई और उनका राजा इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। जब से टॉथमैन ट्राइब ने इस किंगडम पे कब्जा किया है, उन्होंने यहाँ के सभी लोगों पे एक कर्स कर दिया, जिसकी वजह से वो सभी मॉन्स्टर्स जैसे दिखने लगे। वो यहाँ के लोगों को जबरदस्ती लेबर का काम करवाते हैं और जो भी ये काम नहीं कर पाता उन्हें बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उन्हें और भी लेबर ढूंढने को कहते हैं। वर्मिलियो समझ जाती है कि इन सब ने उन्हें इसलिए पकड़ा है ताकि वो उनसे भी मजदूरी करवा पाए। तभी उनके सामने एरिल किंगडम की प्रिंसेस आती है। वो वर्मिलियो के ग्रुप को देखती है और अपने सोल्जर से कहती है कि वो तुरंत ही उन्हें फ्री कर दे और कहती है कि तुम अपने ट्राइब को फ्री करने के लिए दूसरों को बंदी नहीं बना सकते। तभी वो देखते हैं कि टॉथमैन ट्राइब और उसका राजा किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस डेट की बात हुई थी वो उस डेट से काफी जल्दी आ रहे हैं। प्रिंसेस वर्मिलियो और सभी को कहती है कि वो पीछे की गेट से बाहर चले जाए, पर वो थोड़े पास के ही एरिया में छुप के सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगते हैं। प्रिंसेस उस किंग का स्वागत करती है, पर वो कहता है कि वो बोर हो चुका है और उसका एक सैनिक उसे नीचे गिरा देता है। टॉथमैन का राजा दूसरे किंगडम्स पे भी कब्जा करना चाहता है और वो इसके लिए एरिल के लोगों को सोल्जर्स की तरह यूज करना चाहता है, पर प्रिंसेस कहती है कि उसके सिटीजन्स काफी वीक हैं और वो फाइट नहीं कर सकते। पर किंग धमकी देता है कि अगर वो अभी के अभी उसकी गाड़ी में नहीं बैठे तो वो उन सबको यहीं खत्म कर देगा। पर तभी वहाँ हल्क आ जाता है और राजा को अपनी तुच्छी हरकतें बंद करने को कहता है। वर्मिलियो भी उनके बीच एक आग की दीवार खड़ी कर देती है। राजा अपने सोल्जर्स को हल्क पे हमला करने को कहता है, पर हल्क एक एक थप्पड़ में ही सभी सोल्जर्स को उड़ा रहा था। क्योंकि उसके सारे सोल्जर्स यूजलेस साबित हो रहे थे, तो वो फाइट को ज्वाइन करता है। वो जब हल्क को पंच करता है, उनके चारों तरफ एक काला सा धुआं हो जाता है। वर्मिलियो के अलावा सभी को लग रहा था कि हल्क हार चुका है। किंग वर्मिलियो से पूछता है कि वो कहाँ से है ताकि वो उस जगह पे भी कब्जा कर पाए, पर वर्मिलियो उससे कहती है, अबे ओ झिंगूर, पहले उस पहलवान को तो हरा। और जैसा कि हम सभी जानते थे, हल्क को कुछ भी नहीं हुआ था, पर किंग उसे देख के शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो हल्क के ऊपर लगातार हमले करने लगता है, पर हल्क के ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। पर जब हल्क उसे पंच मारता है तो वो मस्त गगन में उड़ के जमीन पे गिर जाता है। हल्क किंग से कहता है कि वो एरिलियंस को फ्री कर दे और दोबारा इस एरिया के ऊपर आंख उठाकर भी ना देखे। वो मना कर देता है और तभी उसके चारों तरफ एक अलग सा ही ऑरा आ जाता है। उसका साइज बढ़ता ही चला जाता है और वो एक जायंट में बदल जाता है, पर हल्क के ऊपर इन सभी का कोई असर नहीं था। किंग हल्क को पंच करने की कोशिश करता है, पर हल्क उसे डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो जमीन पे लगातार हमले कर रहा होता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद पे से कंट्रोल खो बैठा है। वर्मिलियो एरिलियन से कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं और किसी सेफ जगह पे जाके रुके। जिसके बाद वो किंग के ऊपर एक फायरबॉल से हमला करती है और उसका एक हाथ काट देती है, पर उसका हाथ तुरंत ही वापस से रिजनरेट हो जाता है। हल्क धूल के धुएं से बाहर आता है और फिर से किंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं वर्मिलियो को लग रहा होता है कि वो इतनी ताकतवर नहीं है कि किंग से लड़ पाए। हल्क किंग को पंच करता है, जिसकी वजह से उसका हाथ चीथड़े चीथड़े हो जाता है। वर्मिलियो ये देख के हैरान थी कि बिना मैजिक का यूज किए भी हल्क कितना स्ट्रॉन्ग है। किंग ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पैरालाइज हो गया है और धीरे धीरे उसकी बॉडी मिट्टी जैसे गिरने लगती है। हमें पता चलता है कि किंग ने अपनी सारी लाइफ एनर्जी यूज कर ली थी अपनी पावर बढ़ाने के लिए। वहीं वर्मिलियो को लग रहा था कि इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है। तभी टॉथमैन का एक सोल्जर आता है और उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि इन बेचारों के पास अपने किंग के ऑर्डर को फॉलो करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद रेलियंस के ऊपर किया गया कर्स हट जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करने लगते हैं और वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। प्रिंसेस उन दोनों को थैंक यू बोलती है और उन दोनों से उनका नाम पूछती है ताकि उनका किंगडम अपने हीरोज को हमेशा
हमेशा याद रख पाए कहानियों और गानों में। ये सुन के पीवी खुश हो जाती है और उन सभी को अपने नाम बता देती है। रात को मस्त पार्टी चलती है और सुबह वो सभी वेस्ट की डायरेक्शन में जाने लगते हैं, जहाँ की 2 किंगडम है। वो इस उम्मीद में है कि वहाँ उन्हें कोई मैप मिल जाएगा जिससे कि वो अपने डीमन एम्पायर में जा पाए। रास्ते में वो एक ट्रैवलर से मिलते हैं जो कि उन्हें बताता है कि वो दोनों किंगडम्स तबाह हो गए थे एक वॉर की वजह से, और वो उन्हें एक टाउन के बारे में बताता है जहाँ वो वॉर के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उस अजीब से टाउन में उन्हें एक मिस्टीरियस सी लेडी दिखती है जो कि फाउंटेन के पास बैठ के किसी हीरो के बारे में गाने गा रही थी। तभी हेल्क को एक मैप सेलर दिखता है, पर जब वो उससे अपनी डेस्टिनेशन का मैप मांगते हैं तो वो उस मैप का प्राइस कुछ ज्यादा ही हाई बताता है। तो वो मिली उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो मैप किसी को बेचे ना, तब तक वो पैसों का जुगाड़ करके आते हैं। जो एरेलियन प्रिंसेस से उन्हें क्रिस्टल मिले थे वो उन्हें बेच देते हैं, पर इसके बाद भी उनके पास अभी आधे पैसे ही इकट्ठा हुए थे। वो दोनों सोच ही रहे होते हैं कि वो इतनी जल्दी पैसे कमाए कैसे। तभी वो एक कुकिंग कंपटीशन के बारे में सुनते हैं जिसका प्राइस मनी काफी ज्यादा था। वो मिलियो को पूरा यकीन है कि हेल्क तो इस कंपटीशन को जीत ही जाएगा, तो वो कंपटीशन के लिए हेल्क का नाम दर्ज करवा देती है। उसके साथ ही एक और कंटेस्टेंट ज्वाइन करता है जिसका कि नाम आचिगावा था और वो इस कंपटीशन का हर बार विनर रहा है। उसके साथ ही कई और टफ अपोनेंट्स ज्वाइन करते हैं जैसे कि स्पाइसी सॉस और हल्का टेस्ट। कंपटीशन शुरू हो जाता है और कंपटीशन का थीम है 1 पॉट मील। इसका मतलब ये है कि उन्हें एक ही बर्तन में खाना बनाना होगा। ऑडियंस बाकी कंटेस्टेंट की डिशेस बनाने के तरीकों को देख के चीयर करने लगती है, लेकिन वो हेल्क और वमिलिया को तो नोटिस भी नहीं करते और उल्टा ऑडियंस उनकी बेइज्जती कर रही होती है। लेकिन जब वो देखते हैं कि हेल्क कितने तरीके से सब्जियों को काट रहा होता है, उनका मुंह बंद हो जाता है। हेल्क की स्किल को देख के बाकी के कंटेस्टेंट्स भी डर जाते हैं और वमिलिया उन्हें बताती है कि कैसे वो डीमन लॉर्ड का कंपटीशन में जीता था। कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है क्योंकि अब सभी लोग हेल्क को एक टफ ओपोनेंट के रूप में देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पीवी उसी लड़की के गाने सुन रही है। वो बेचारी पॉपुलर खाने को ढूंढने गई थी ताकि वो हेल्क की मदद कर पाए, पर उसके चक्कर में गुम हो गई। ये सुन के वो छोरी उनको ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं कंपटीशन में अब समय आ चुका है कि सबकी बनी हुई डिशेस को टेस्ट किया जाए और रिजल्ट अनाउंस किए जाए। सभी कंटेस्टेंट्स अपनी डिशेस को लेके काफी कॉन्फिडेंट थे, जिसकी वजह से वमिलिया नर्वस हो जाती है। जज इन दोनों के खानों को 78 पॉइंट्स देता है और आचिकाबा के खाने को 98, पर जब वो हेल्क की डिश खाता है तो वो उसे 120 पॉइंट देता है और इसी तरह हेल्क ये कंपटीशन भी जीत जाता है। इस हार के बाद आचिकाबा पूरी तरह से हार मान लेता है और वो कसम खाता है कि वो अब दोबारा से कुकिंग कभी नहीं करेगा, पर हेल्क उसे समझाता है और थोड़ी मोटिवेशन देता है, जिसके बाद वो कुकिंग की दुनिया में कुछ और भयानक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो हेल्क को अपनी पर्सनल रेसिपी बुक दे के नए नए खानों की खोज में निकल जाता है। वमिलियो भी सोच ही रही थी कि पीवी मिसिंग है, तभी पीवी वहाँ प्रकट होता है और उसे पता चलता है कि वो काफी लेट हो चुका है। प्राइज मनी की मदद से वो मैप को खरीद लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि डीमन एम्पायर पहुंचने के लिए उन्हें नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जाना होगा, मतलब उन्हें रास्ते में तबाह हुए किंगडम से गुजरना होगा। मैप सेलर उन्हें तबाह हुए किंगडम से गुजरने से मना करता है, पर जब वो पूछते हैं क्यों, तभी वही गाने वाली लेडी वहाँ पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि उस एरिया में एक बहुत ही भयानक वॉरियर घूमता है जिसे कि सभी वॉरियर ऑफ डार्कनेस कह के बुलाते हैं। उस छोरी का नाम आइरिस है और वो उन्हें बताती है कि अगर उस वॉरियर की नजर गलती से भी उन पे पड़ गई तो उनकी मौत पक्की है। पर वमिलियो और भी ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी, तो वार्निंग के बावजूद भी वो उसी रास्ते से जाना चाहती है। जाने से पहले आइरिस पीवी को कुछ बताती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो एक तबाह हुए किंगडम पे पहुंच जाते हैं और उससे गुजर रहे होते हैं, लेकिन तभी वमिलियो अचानक से रुक जाती है। आसमान में बादल आ जाते हैं और सारी की सारी जगह पे अंधेरा होने लगता है और उनके पीछे वही वॉरियर ऑफ डार्कनेस प्रकट होता है। वो उस वॉरियर से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंस्टेंटली उनके पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो वमिलियो पे हमला करने वाला होता है, हेल्क आके उसे बचा लेता है और वमिलियो रियलाइज करती है कि वॉरियर ऑफ डार्कनेस का ऑरा उस टॉथमैन किंग जैसा ही है। उसी वक्त हेल्क उससे कहता है कि वो पीवी को लेके यहाँ से चली जाए। वमिलियो कहती है कि वो पीवी को सेफ जगह पे रख के वापस आएगी। हेल्क और वॉरियर की लड़ाई शुरू हो जाती है और हेल्क इमीडिएटली घायल हो जाता है। हेल्क को स्ट्रगल करता देख वमिलियो हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि उस वॉरियर की पावर का सोर्स कुछ बहुत बुरा है। वो जल्दी से पीवी को कहीं सेफ जगह पे ले जाने लगती है ताकि वो वापस आके हेल्क की मदद कर पाए। तभी पीवी कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं कि हेल्क ने उस वॉरियर की तलवार तोड़ दी है, पर वॉरियर अपनी तलवार को रिजनरेट करने लगता है। पीवी को छुपाने के बाद वमिलियो हेल्क की मदद करने के लिए वापस आने लगती है, पर जब वो वॉरियर पे हमला करती है, वॉरियर पे कोई असर नहीं होता, पर उसकी वजह से हेल्क को चांस मिल जाता है एक जोरदार मुक्का मारने का। वॉरियर काफी दूर तक उड़ता हुआ जाता है, पर बड़ी जल्दी वापस आके हेल्क के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से हेल्क फिर से घायल हो जाता है। इसके बाद उन दोनों की लड़ाई चलती ही रहती है और वमिलियो नोटिस करती है कि उन इंजरीज की वजह से हेल्क स्लो होता जा रहा है। वमिलियो को लगता है कि किसी मैजिक यूजर ने इसके ऊपर कोई स्पेल कास्ट किया है और बिना उस मैजिक यूजर को मारे वो इसे नहीं हरा सकते। वमिलियो उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रही थी और उसको हराने का प्लान सोच रही थी, लेकिन तभी हेल्क पीछे से आता है और उस वॉरियर की बुरी तरह से धुलाई कर देता है। वमिलियो नोटिस करती है कि इस बार हेल्क कुछ अलग लग रहा था और उस ग्रेट विच की वार्निंग को याद करती है। वमिलियो हेल्क को रुकने को कहती है, लेकिन हेल्क के ऊपर तो जैसे
भूत सवार था। तभी वहाँ पीवी आता है और एक गाना गाने लगता है, जिससे वहाँ का अंधेरा धीरे धीरे कम हो जाता है और इसके बाद वॉरियर भी उन पे हमला नहीं कर रहा होता। पीवी बताती है कि आयरिस ने उसे ये गाना गाने को कहा था अगर वो किसी मुसीबत में फंसे तो। हेल्क भी अपने होशो हवास में वापस आ चुका है और वो अपने ग्रुप को ज्वाइन करता है। वमिलियो उसे हील करना चाहती है, लेकिन हेल्क उसे रोकता है और अपने सुपर रिकवरी मोड का यूज करके अपनी इंजरीज को हील कर लेता है। वो वॉरियर वहाँ से दूर जाने लगता है और वो सभी भी उसे फॉलो करते हैं। वो किसी तबाह हुए कासल के अंदर जाता है जहाँ कई सारी लाशें पड़ी थी। अब वॉरियर बोलने लगता है। वो कहता है कि किंगडम सिर्फ शांति चाहता था, पर अपने करीबियों का ऐसे मर्डर होता हुआ देख के उन्होंने दूसरे किंगडम्स पे भी वॉर करनी शुरू कर दी। उनकी लड़ाई बढ़ती चली गई और फॉरबिडन मैजिक का यूज किया जाने लगा, जिससे उनके नाइट्स मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए और उन्होंने हमारे सारे किंगडम को तबाह कर दिया। इसकी वजह से वॉरियर ऑफ डार्कनेस को भी सेम मैजिक यूज करना पड़ा ताकि वो उनसे लड़ पाए, पर जिन लोगों को वो बचाना चाहता था वो सभी मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो पागलों जैसा बस यहाँ वहाँ भटक रहा था और जो भी उसके सामने आता था बस वो उनकी जान लेना चाहता था। वो हेल का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने ही उसके कर्स को ब्रेक किया था, पर मरने से पहले वो हेल का वेपन नोटिस करता है और उसे कहता है कि वो इस वेपन को यूज ना करे और उसे अपनी तलवार दे देता है। अपने आखिरी लम्हों में वॉरियर उन सभी को वही गाना गाने को कहता है, पर जैसे ही पीवी गाना गाने वाली होती है आयरिस उसे रोकती है और वो खुद गाना गाना चाहती है। वो वॉरियर के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। उसका नाम एंगस है और वो आयरिस का बड़ा भाई है। एंगस उसे जिंदा देख के हैरान था। आयरिस उसे बताती है कि काले जादू की वजह से वो अपने होश खो बैठा था, पर उसने इसके बावजूद भी बहुत सारे सर्वाइवर्स को बचा लिया था। हेल्क अपने ग्रुप के साथ बाहर चला जाता है ताकि वो दोनों अपनी बातें कर पाएं और आयरिस अपने भाई के लिए आखिरी बार गाना गाती है। डीमन एम्पायर में वही पंख वाले नाइट्स और डीमंस के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है। डीमंस उनसे आसानी से जीत रहे थे और ईस्टा ये सब कुछ एक किले पे खड़े होकर देख रही थी। अभी तक तो हर बार डीमंस ही जीत रहे हैं। वहीं हॉर्न अजूद्रा को रिपोर्ट दे रहा होता है कि उन्होंने 5 नाइट्स को कैप्चर कर लिया है, पर वो ज्यादा नाइट्स को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे को मार ही देते हैं जब भी वो पकड़ में आते हैं। इसके बाद ईस्टा वहाँ पहुंचती है। वो बताती है कि उन नाइट्स का लेवल 30 पहुंच चुका है और एडल जो कि उनका लीडर है उसका लेवल 36। हान बताता है कि लेवल इंक्रीज करना बहुत मुश्किल काम है, पर क्योंकि उनका स्टेटस हीरोज का है वो अपने लेवल्स बड़ी जल्दी बढ़ा पा रहे हैं। इसके बाद ईस्टा उनके मेन वॉरियर्स के लेवल्स को बताती है। हीरो का लेवल 52 है और उनके बाकी के वॉरियर्स का लेवल 40 के आसपास है और वो अपने डेली रिचुअल में लग जाता है जो कि वो वमिलियो को ढूंढने के लिए करता है। और इस बार जब वो लोकेटर स्पेल का यूज करता है तो लोकेशन मैप के अंदर ही रहती है, यानी वमिलियो एम्पायर के काफी करीब पहुंच चुकी है। इसके बाद अजूद्रा एक डिटेल्ड मैप मांगता है उस लोकेशन का ताकि वो वमिलियो की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा पाए। वहीं दूसरी तरफ हम नाइट्स को देखते हैं जो कि कासल के अंदर बहस कर रहे होते हैं और आस्टा ये सब छुप के देख रही थी। आस्टा को पता लगता है कि जीतना उनका मेन फोकस नहीं है बल्कि उनका असली गोल तो कुछ और ही है। नाइट्स की मीटिंग खत्म हो जाती है, पर एक नाइट आस्टा को सेंस कर लेता है और जल्दी से उसकी तरफ उड़ता है, लेकिन वक्त रहते आस्टा छुप जाती है और नाइट को लगता है कि उसे जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी और आस्टा सोचती है कि उनकी हीरोज की एबिलिटी पहले से बढ़ चुकी है क्योंकि पहले वो उसे सेंस नहीं कर पा रहे थे। वहीं अजूद्रा के ऑर्डर पे हॉर्न एक सर्च पार्टी को इकट्ठा करता है जो कि वमिलियो को ढूंढने उस एरिया में जाएंगे। इसके बाद अजूद्रा उन सभी को बताता है कि वो इस सारे पचड़े को पीसफुल तरीके से खत्म करना चाहता है क्योंकि अच्छे और बुरे लोग हर तरफ होते हैं और ह्यूमंस का भी सेम हाल है। और वो अपने एक पुराने दोस्त को याद करता है जो कि ह्यूमन जैसा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ डेजर्ट में वमिलियो और हेल्क हैं जो कि मॉन्स्टर्स से भिड़ते हुए एम्पायर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि जब से खुद पे से हेल्क को वमिलियो ने कंट्रोल खोते हुए देखा था वो उसे लड़ने से रोक रही है। भले ही वमिलियो को यकीन हो चुका है कि हेल्क उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे उसकी ताकत से डर लगता है। हेल्क वमिलियो से कुछ बात करना चाहता है। हेल्क वमिलियो को अपनी तलवार दिखाता है। ये तलवार अभी टूटी हुई है और इसका नाम हीरो किलर था। हेल्क बताता है कि चाहे इस स्वॉर्ड की आधे से ज्यादा मैजिक जा चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें इतनी ताकत है कि वो एक हीरो को मार सकती है। इसके बाद वमिलियो को ये स्वॉर्ड देना चाहता है और उससे कहता है कि अगर वो फिर से खुद पे से कंट्रोल खोता है तो वो ये स्वॉर्ड उस पे यूज करे। पर वमिलियो उससे कहती है कि पहले वो उस पे शक करती थी, पर इस जर्नी के दौरान वो उस पे अब भरोसा करने लगी है और वो तलवार लेने से मना कर देती है। इसके बाद हेल्क वमिलियो को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। हम हेल्क को देखते हैं जब वो 8 साल का था और बहुत गरीब था। वो एक औरत से अपने काम के लिए और ज्यादा पैसे मांग रहा था, लेकिन वो औरत मना कर देती है और दरवाजा लगा देती है। घर जाते वक्त वो अपने छोटे भाई क्लैस को देखता है जिसे कि उससे थोड़े बड़े बच्चे परेशान कर रहे थे। हेल्क उन सभी को रुकने को कहता है, पर वो थोड़े घमंडी थे क्योंकि वो नोबिलिटी के खानदान से बिलोंग करते थे। वो उन्हें धमकी देते हैं कि उसे उनकी हर बात माननी होगी। हेल्क मान जाता है पर कहता है कि वो उसे मारे और उसके भाई को जाने दे और वो सभी हेल्क को
पीटने लगते हैं। हेल्क और क्लेस बचपन में ही अनाथ हो गए थे जब उनके गांव पे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था, जिसमें कि उनके पेरेंट्स की मौत हो गई। हेल्क ने अपने भाई की सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली और दोनों रॉयल कैपिटल की तरफ आ गए कुछ काम की तलाश में। पर यहाँ नोबल्स उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। जब वो शैतान की औलादें वहाँ से चली जाती हैं, क्लेस अपने भाई के पास रोता हुआ आता है। वो अपने भाई की इंजरीज को देख के रोने लगता है, पर हेल्क कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ और वो अपनी इंजरीज को बड़ी ही जल्दी हील कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेल्क और उसके भाई को लोग रेगुलरली अब्यूज किया करते थे। वो उनके घरों को आग लगा दिया करते थे, उनके खाने को नालियों में फेंक दिया करते थे, यहाँ तक कि उनके मेहनत से कमाए पैसों को भी उनसे छीन लिया करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो वहां से नहीं जा सकते थे क्योंकि शहर के बाहर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स थे। लेकिन इतना टॉर्चर होने के बाद भी वो दोनों अपना आउटलुक पॉजिटिव रखते हैं और इस उम्मीद में काम करते जाते हैं कि जब बाहर के इलाके में मॉन्स्टर्स कम होंगे वो यहाँ से चले जाएंगे। एक दिन क्लेस बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। वहीं बगल वाली झोपड़ी से एक बंदा उनके पास आया हुआ था और वो हेल्क को बताता है कि क्लेस शायद इस रात को भी सर्वाइव ना कर पाए। हेल्क खुद को ब्लेम करता है कि वो अपने छोटे भाई का ढंग से ख्याल नहीं रख पाया। वो अपनी सेविंग्स निकालता है और क्लेस को उठा के डॉक्टर की तलाश में निकल जाता है। वो बंदा कहता है कि उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन फिर भी हेल्क चला जाता है। हेल्क मदद के लिए दरवाजे पे दरवाजे खटखटा रहा था, लेकिन सिटी में कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा था। पर हेल्क हार नहीं मानता और वो क्लेस को भी हिम्मत हारने नहीं देना चाहता था। तो वो उससे अपने सपनों के बारे में बात करता है कि कैसे जब उनके पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो दुनिया घूमेंगे। लेकिन क्लेस की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। मजबूरी में हेल्क गली के बीच में खड़ा होकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। उल्टा नींद खराब करने के लिए लोग उसे मारने आ जाते हैं। हेल्क अब अपनी सारी हिम्मत हार चुका था, लेकिन तभी एक नोबल गर्ल उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तो हेल्क उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। तो लड़की वहां से दौड़ के जाती है और अपने पिता को हेल्प के लिए बुला के लाती है। उसके पिता उन दोनों को अपने घर ले जाते हैं और अपने घर में ही उनका इलाज शुरू कर देते हैं और क्लेस की जिंदगी किसी तरह बच जाती है। इतने अच्छे नोबल से मिलने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। 15 साल बाद वो ह्यूमन सिटी को बचाने के लिए एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर उन पे भारी पड़ रहा था। सोल्जर्स बहुत कमजोर हैं और वो मॉन्स्टर उन्हें खत्म ही करने वाला होता है कि क्लेस वहां पहुंच जाता है और वो एक मॉन्स्टर को एक ही तलवार के वार से खत्म कर देता है। अब क्लेस 3rd इन्वेंट्री रेजिमेंट का कैप्टन बन चुका है और अभी वो 18 साल का है। उसकी लीडरशिप में सभी सोल्जर्स मॉन्स्टर से लड़ते हैं और सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और जब वो सभी वापस आते हैं सभी लोग उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। तभी हम हेल्क को देखते हैं जो कि अब 22 साल का हो चुका है, जो कि उन्हें ऊपर से देख रहा था। जिस आदमी ने उनकी मदद की थी वो राफेट फैमिली का एक मेंबर था, जिन्होंने रॉयल फैमिली को शुरू से ही सपोर्ट किया था। जिस लड़की ने उनकी मदद की थी उसका नाम शलामी था और वो उस घर की सबसे बड़ी बेटी है। जब क्लेस ठीक हो गया वो उन दोनों से मिलने आई थी और वो उन दोनों की ही दोस्त बन गई। ये देख के कि क्लेस और हेल्क शलामी और उसकी फैमिली से काफी क्लोज हो चुके हैं, बाकी के नोबल्स उन्हें बुली करना बंद कर देते हैं। पर क्लेस अभी भी खुश नहीं था क्योंकि अभी भी गरीब लोगों को नोबल्स काफी परेशान किया करते थे। उसे लगता है कि जब तक लोग मॉन्स्टर से परेशान रहेंगे वो गरीब लोगों की परेशानियों के बारे में नहीं सोचेंगे। तो क्लेस बड़ा होकर आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है ताकि सभी मॉन्स्टर्स को डिफीट करके वो किंगडम में अमन और शांति लेके आए। क्लेस ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करता है और 16 की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर लेता है और वो 18 साल की उम्र में ही कैप्टन की रैंक में पहुंच जाता है। शाम को हेल्क अपने भाई का इंतजार कर रहा था, तभी वो देखता है कि उसका भाई और शलामी साथ में हैं और उसे लगता है कि दोनों के बीच कुछ लवी डवी वाला मामला है। वो सभी पब में जाते हैं और साथ में डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ क्लेस हेल्क को बताता है कि उसे मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए कैपिटल से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। हेल्क कहता है कि कोई बात नहीं, तुम तो जरूर उन मॉन्स्टर्स को हरा के ही आओगे और जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना भी बनाऊंगा। क्लेस कैपिटल से निकल जाता है। उसके बाद बहुत सारे मॉन्स्टर्स कैपिटल के आसपास स्पॉन होने लगते हैं, जिसकी वजह से सोल्जर्स की कमी हो जाती है। तो किंगडम सभी जवान लोगों को और जो कि लड़ सकते हैं उन्हें आर्मी में ज्वाइन करवा देता है। हेल्क और उसके ग्रुप को एक मॉन्स्टर हंटिंग एक्सपीडिशन पे भेजा जाता है, जहां उनका सामना एक पावरफुल मॉन्स्टर से होता है, जिसका डिस्क्रिप्शन सुन के वमिलियो को लगता है कि वो भी एक न्यू लाइफ फॉर्म ही होगा। हेल्क उसे बताता है कि कैसे उसकी उस मॉन्स्टर से फटी पड़ी थी, लेकिन अगर वो कुछ नहीं करता तो उसके सारे साथी मारे जाते। तो वो मॉन्स्टर के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और उस पे वापस कोई भी हमला नहीं कर रहा था। पर धीरे धीरे उसे पता लगता है कि वो उसके अटैक्स को सह सकता था, तो अब वो बस ब्लॉक करने की जगह वापस लड़ने लगता है। तो वो आपस में काफी सारे लात घूसे मारते हैं और आखिरकार हेल्क जीत जाता है। वहीं उस स्क्वाड्रन को जिसको कि वहां से जाने में हेल्क ने मदद की थी, वो सभी एडल से कह रहे होते हैं कि वो अब उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनके कमांडिंग ऑफिसर और कैप्टन दोनों ही मर चुके हैं। एडल के टाउन पे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो कैपिटल से मदद मांगने गया था, पर वो सभी सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं। पर हेल्क एडल की मदद करना चाहता है और वो उसके साथ उसके गाँव जाता है। गाँव पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वो तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो वो गाँव में जाके सर्वाइवर्स को ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक छोरी दिखती है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है और वो मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा रही थी। तो वो दोनों भी मॉन्स्टर्स को हराने में उसकी मदद करने लगते हैं।
एलिसिया ये देख के हैरान थी कि हेल्क कितनी आसानी से उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा रहा था, पर हेल्क उससे कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी भी बहुत इंप्रेसिव है। एलिसिया बताती है कि उसकी स्वॉर्ड पे मैजिक कास्ट किया गया है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी की वजह से वो इतने सारे मॉन्स्टर्स को हरा पाई। तभी वहाँ सर्वाइवर्स आ जाते हैं और वो एडल को बताते हैं कि जो टाउन के लोग थे वो बच गए हैं और वो पास वाले ही कासल की जगह पे रुके हुए हैं और उनकी मदद कुछ मर्सिनरीज ने की थी। हमें पता चलता है कि काफी सारे वॉरियर्स ने मर्सिनरी के ग्रुप्स बनाए थे और वो मॉन्स्टर्स से पैसों के बदले लड़ते थे। एलिसिया अपने मर्सिनरी ग्रुप की लीडर है। एडल एलिसिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ रुके और टाउन की मदद करे, पर एलिसिया कहती है कि वो ऐसा तभी कर पाएगी जब हेल्क उसके साथ लड़ेगा, जिसके लिए हेल्क हाँ कर देता है। इसके बाद हेल्क के दिन एलिसिया के साथ एक मर्सिनरी की तरह लड़ने में बीतते हैं और वो साथ में अपना वक्त भी एंजॉय कर रहे थे। एक दिन एलिसिया और हेल्क डिस्कस कर रहे होते हैं कि मॉन्स्टर्स तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और एलिसिया हेल्क से कहती है कि वो वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एलिसिया उसे बताती है कि उसकी फैमिली हमेशा से ही मर्सनरी बनती आई है और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर एक हीरो थे। इसके बाद हेल्क एलिसिया के साथ 4 सालों तक लड़ता है, लेकिन उनकी सारी मेहनत के बावजूद भी मॉन्स्टर की तादाद कम ही नहीं हो रही थी। वहीं किंगडम में उन्हें डीमन लॉर्ड के कासल की लोकेशन पता लग चुकी है और वो एक मिशन अनाउंस करते हैं जिसका गोल डीमन लॉर्ड को मारना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन सभी मॉन्स्टर्स के पीछे डीमंस का हाथ है। ह्यूमन किंग इस मिशन की जिम्मेदारी क्लैश को देता है और क्लैश अपनी टीम के साथ उस डीमन लॉर्ड को मारने के लिए निकल पड़ता है। इसके 3 हफ्ते बाद क्लैश उस डीमन लॉर्ड को हराने में कामयाब होता है। जहां पूरा शहर उसकी जीत को सेलिब्रेट कर रहा था, हेल्क अपने भाई से मिलने जाता है जो कि लड़ाई के दौरान बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और उसका इलाज मिकारोस ही कर रहा था। वो वही डॉक्टर था जिसने बचपन में क्लैश की जान बचाई थी और हमें पता चलता है मिकारोस भी क्लैश के साथ डीमन लॉर्ड से लड़ने गया था। वो हेल्क से माफी मांगता है कि वो लड़ाई के दौरान उसकी मदद नहीं कर पाया और उसे यकीन दिलाता है कि वो क्लैश को कुछ नहीं होने देगा। वहीं एडल के टाउन में एलिसिया कह रही होती है कि डीमन लॉर्ड के हारने के बाद भी मॉन्स्टर्स की तादाद कम नहीं हो रही है, पर सभी लोगों का मानना था कि अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, धीरे धीरे करके उनकी तादाद कम हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर्स का झुंड किंगडम की तरफ बढ़ रहा होता है। इतने सारे मॉन्स्टर्स को देख के सारे सिटीजन्स डर जाते हैं और वो मांग करने लगते हैं कि क्लैश बाहर आके इन मॉन्स्टर्स से लड़े। हेल्क को लगता है कि डीमन लॉर्ड वापस से जिंदा हो गया है और उसने बदला लेने के लिए इतने सारे मॉन्स्टर्स को किंगडम में भेजा है, तो वो डीमन कासल में जाके अकेला ही डीमन लॉर्ड को मारना चाहता है। वो तबाह हुए कासल में से गुजर रहा होता है जहाँ उसे अजीब से स्टैचूज दिखते हैं जो कि किंगडम के सोल्जर्स जैसे दिख रहे थे। उसके बाद उसे एक स्ट्रॉन्ग बंदे की प्रेजेंस फील होती है, तो वो उसे फॉलो करता हुआ पहुंचता है तो उसके सामने अजूदरा था। अजूदरा उसे देख के हैरान था और उसे आगे जाने से रोकता है, पर हेल्क को लग रहा था कि वो डीमन लॉर्ड है, तो वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। पर इसकी वजह से अजूदरा का एक ट्रैप ट्रिगर हो जाता है, पर हेल्क आसानी से उसके ट्रैप से बच जाता है। अजूदरा उसे बताता है कि वो डीमन लॉर्ड नहीं है और मॉन्स्टर्स के लिए डीमन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और यहीं अजूदरा को पता चलता है कि हेल्क वो हीरो नहीं है जिसने की डीमन लॉर्ड को हराया था। अजूदरा उसे बताता है कि डीमन लॉर्ड का कासल डीमन एम्पायर का बस एक छोटा सा हिस्सा है और वो 4 जनरल्स में से एक है जो कि सारे किंगडम की देखभाल करते हैं। अजूदरा हेल्क को यकीन दिलाता है कि डीमंस ह्यूमंस के साथ वॉर नहीं करना चाहते और वो उसे बताता है कि मॉन्स्टर्स की तादाद इसलिए अब बढ़ती जा रही है क्योंकि डीमन लॉर्ड का कासल तबाह हो चुका है। इस कासल के डीमन लॉर्ड का पर्पस यही था कि वो यहाँ पे स्पॉन होने वाले मॉन्स्टर्स को जितना हो सके उतना कंट्रोल करे। ये सब सुन के हेल्क हैरान था और वो अजूदरा से पूछता है कि वो इस कासल में क्या कर रहा है। अजूदरा हेल्क को उस बैरियल साइट पे लेके जाता है जहाँ की उसने उन सभी डीमंस को दफनाया था जिनकी मौत ह्यूमंस के अटैक की वजह से हुई थी। अजूदरा कहता है कि डीमंस ह्यूमंस के साथ वापस दोस्ती करना चाहते हैं जैसे कि वो कई साल पहले थे, पर ह्यूमंस की वॉर की वजह से वो डीमंस को पूरी तरह से भूल गए और डीमंस को ही सारी बुराइयों की जड़ बना दिया। वो दोनों ह्यूमंस और डीमंस के रिलेशन को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से हेल्क का डीमंस के बारे में सारा का सारा नजरिया ही चेंज हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिर क्लैश डीमन लॉर्ड से क्यों लड़ेगा जबकि उससे सच्चाई का पता लग गया होगा लड़ते वक्त। हेल्क उससे पूछता है कि क्या डीमंस और ह्यूमंस के बीच में फिर से पीस एस्टैब्लिश की जा सकती है। अजूदरा कहता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और वो उसे नेक्स्ट डीमन लॉर्ड के कंपटीशन के बारे में बताता है। जब वो अपने किंगडम में वापस आता है तो वो देखता है कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके थे, पर वहाँ कई सारे ह्यूमंस की भी लाशें थी। ये देख के वो जल्दी से किंगडम में जाता है अपने दोस्तों को ढूंढने और ये देख के थोड़ी उसे शांति मिलती है कि वो सभी जिंदा थे। यहाँ वो सभी उसे बताते हैं कि किंगडम के नाइट्स ने सारे सिटी के गेट बंद कर दिए थे, तो वो बच के वापस नहीं जा पाए और मर्सनरीज और सोल्जर्स को सारे मॉन्स्टर्स से अकेले ही लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स मारे गए और वो किसी तरह बस जिंदा बच के वापस आ पाए। एलिसिया एक नोबल पे चिल्ला रही होती है क्योंकि उसने दरवाजा बंद करवा दिया था, पर वो नोबल कहता है कि नोबल्स की लाइफ ज्यादा मैटर करती है। एलिसिया को और गुस्सा आ जाता है और एडल को उसको पकड़ना पड़ता है। हेल्क जब कासल की तरफ जा रहा होता है वो रास्ते में देखता है कि 3 डीमंस को पोल से बांध दिया गया है। ये डीमंस तब पकड़े गए थे जब डीमन लॉर्ड के कासल पे हमला हुआ था और सभी सिटीजन्स उन पे बुरी तरह से पत्थर फेंक रहे हैं। ये सब देख के हेल्क को गुस्सा आ जाता है और ये
देख के कि वो लोग रुक ही नहीं रहे हैं, वो डीमंस और ह्यूमंस के बीच में आ जाता है और सभी सिटीजन्स को रुकने को कहता है। पर शांत होने के बजाय ह्यूमंस और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और उसके ऊपर भी पत्थर फेंकने लगते हैं। उनमें से एक डीमन हेल को कहता है कि वो अजूद्रा को न्यू वर्ल्ड की पावर के बारे में बताए, जो कि एक इंसान के अंदर ही छुपा हुआ है। लेकिन तभी उसी वक्त मिस्टर राफायड आ जाते हैं, जो कि हेल्क से कहते हैं कि वो डीमंस उसे बेवकूफ बना रहे हैं। और उसी वक्त वो डीमंस मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं और सारे सिटीजन्स पे हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ 3 ह्यूमन सोल्जर्स आ जाते हैं, जो कि आसानी से उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। हेल्क उनकी ताकत को देख के हैरान हो जाता है और राफायड उसे बताता है कि उन्हें हीरो की पावर दी गई है। इसके बाद राफायड अनाउंस करता है कि उन्हें डीमन के कासल में क्या क्या पता चला और वो उन्हें बताता है कि कैसे वो हीरो अवेकनिंग का यूज करके सभी डीमंस को हरा देंगे। आर्टिफिशियली अवेकन किए गए हीरोज काफी स्ट्रॉन्ग थे, जो कि आने वाले सभी मॉन्स्टर्स के अटैक को आसानी से रोक रहे थे। पर हेल्क को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि डीमंस इविल हैं, पर उसने किसी को भी नहीं बताया था कि जब वो डीमन कासल में गया था उसे कोई मिला भी था। जब हेल्क अपने मर्सनरी वाले दोस्तों के साथ होता है तो वो उसे 2 कूपन्स देते हैं रेस्टोरेंट के लिए और एलिसिया और हेल्क को साथ में डेट पे जाने को कहते हैं। पर हेल्क को समझ में नहीं आता कि ये एक डेट है और उसे लगता है कि उसके दोस्तों को पता लग गया कि वो कुछ छुपा रहा है और चाहता है कि वो एलिसिया को वो अकेले में बताए। इसके बाद एलिसिया डेट के लिए तैयार होने चली जाती है। तभी वहाँ एक नाइट आता है जो कि क्लैश के साथ डीमन लॉर्ड को मारने गया था और वो हेल्क की मदद चाहता था। ज़ुरुजियन हेल्क को वार्न करता है कि अगर जल्दी ही उन्होंने कुछ नहीं किया तो पावर ऑफ अवेकनिंग की वजह से सारा किंगडम तबाह हो जाएगा। वो उन्हें बताता है कि जो भी अवेकन सोल्जर्स हैं वो असल में क्रिमिनल्स थे, जिन्हें की गिनी पिग्स की तरह यूज किया गया अवेकनिंग स्पेल को टेस्ट करने के लिए, और इसकी वजह से जो बंदा स्पेल कास्ट करता है वो उसके स्लेव बन जाते हैं। इसके बाद ज़ुरुजियन बताता है कि नोबल्स किंगडम के सारे सिटीजन्स पे इस स्पेल का यूज करना चाहते हैं। वो एक किंगडम को ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ के सारे लोग सिर्फ नोबल्स के लिए ही काम करें और ना चाहते हुए भी उसे उनका साथ देना पड़ रहा है क्योंकि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। हेल्क उससे पूछता है कि क्या राफायड और मीकारोस भी इसमें मिले हुए हैं। ज़ुरुजियन उसे बताता है कि मीकारोस ने ही इस प्लान को बनाया था और सारे के सारे नोबल्स इस प्लान के समर्थन में है। ज़ुरुजियन हेल्क से कहता है कि वो उन पे भरोसा ना करे। ज़ुरुजियन आगे उन्हें बताता है कि अगर वो इस स्पेल को रोकना चाहते हैं तो उन्हें इसके 2 की पार्ट्स को रोकना होगा। इसका पहला इंपॉर्टेंट पार्ट किंग है, जो कि स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए एक ऐसे ह्यूमन का यूज करता है जिसके पास की स्पेशल पावर्स हैं, जो कि हेल्क का भाई क्लैश है। अगर वो क्लैश को उनके चंगुल से बचा के ले आते हैं तो नोबल्स का सारा प्लान फेल हो जाएगा। ये सभी बातें एलिसिया भी सुन रही थी और वो भी उनके साथ जाना चाहती है, जिसके बाद वो सभी प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। कासल के बाहर भगदड़ सी मच जाती है और प्लान के अकॉर्डिंग ज़ुरुजियन सारे गार्ड्स को बाहर भेज देता है। अब क्योंकि कासल के अंदर गार्ड्स कम हो गए थे, हेल्क और उसके साथी आसानी से कासल के अंदर क्लैश को ढूंढ सकते थे। कासल के और अंदर जाने के बाद उनका सामना अवेकेंड सोल्जर से होता है, पर वो सभी उन सोल्जर्स को बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान एलिसिया कहती है कि कैसे किंगडम से भागने के बाद उन सभी को मॉन्स्टर्स और डीमन से लड़ना होगा। तो हेल्क रुकता है और वो उन सभी को बताता है कि अजूद्रा से उसकी क्या क्या बात हुई थी, पर उन सभी को लगता है कि डीमंस हेल्क को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एलिसिया को ही लगता है कि शायद वो सच में ऐसा हो। इसके बाद फाइनली वो उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ की क्लैश को रखा हुआ है। तभी वहाँ नीक्रोस आ जाता है। ज़ुरुजियन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे बैठे सेनेटर्स कहते हैं कि ये प्लान बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है किंगडम के लिए, क्योंकि इसकी वजह से सारे सिटीजन्स काफी एफिशिएंट हो जाएंगे अपने कामों में और वो इतने स्ट्रॉन्ग भी होंगे कि वो मॉन्स्टर से लड़ पाए और वो कभी नोबिलिटी के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये सुन के वो सभी लड़ने को तैयार हो जाते हैं, पर तभी वो देख के रुक जाते हैं कि उनके सामने किंग बैठा हुआ था। किंग उन्हें नील करने का ऑर्डर देता है और वो सभी उसके कमांड को रिफ्यूज नहीं कर पाते। वो उन सभी को क्रिमिनल घोषित कर देता है और उन सभी को अपनी जान लेने को कहता है। वो सभी अपनी जान लेने ही वाले होते हैं कि हेल्क बीच में आ जाता है और हम देखते हैं कि हेल्क के ऊपर किंग के शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बाकी भी उसके स्पेल से फ्री हो जाते हैं। सेनेटर्स हेल्क की ताकत देख के हैरान होते हैं और उन्हें लगता है कि बाकी के लोग भी उसके स्पेल से इसलिए फ्री हो पाए क्योंकि वो हेल्क को किंग से ज्यादा बड़ा समझते हैं। इसके बाद किंग क्लैश को ऑर्डर देता है कि वो हेल्क और बाकी के सभी क्रिमिनल्स को यहीं खत्म कर दे। वो सभी नोटिस करते हैं कि क्लैश के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा है और वो हेल्क के ऊपर हमला करने लगता है। हेल्क उसे अपने होश में आने के लिए बार बार कह रहा होता है, पर नीकारोस उसे बताता है कि क्लैश पूरी तरह से किंग के कंट्रोल में है। हमें पता चलता है कि नीकारोस ने बहुत लंबा समय बिताया था ऐसे इंसान की खोज में जिसे कि इस स्पेल में यूज किया जा सके, और उसे ये पावर क्लैश के अंदर पता चली जब उसने पहली बार उसका इलाज किया था। इसके बाद से ही उसने क्लैश पे ध्यान देना शुरू कर दिया कि वो अपनी पावर को इतना बढ़ा सके कि उसे स्पेल में यूज किया जा
सके। वहीं हल्क अभी भी क्लैश को अपने होश में लाने की कोशिश कर रहा है। एलिसिया समझ जाती है कि हल्क अपने भाई पे हमला नहीं करेगा, तो वो अपनी स्वॉर्ड से क्लैश पे हमला करती है, जिससे क्लैश अपने होश में आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और हमें पता चलता है कि जो एलिसिया के पास स्वॉर्ड है उसे एक्चुअली हीरो किलर स्वॉर्ड कहते हैं। वो सभी वहां से एस्केप करने वाले होते हैं, लेकिन तभी सेनेटर और भी ज्यादा अवेकेंड सोल्जर्स को वहां बुला लेता है। वो सभी पीछे रुक जाते हैं ताकि वो उन सोल्जर्स को रोक सके और हल्क क्लैश को लेके यहाँ से भाग जाए। लेकिन मीकारोस अचानक से ही एलिसिया के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो उसकी स्वॉर्ड ले लेता है, जिसका यूज करके वो हल्क को घायल कर देता है। हल्क अपने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को बचा लेता है और उसके कंधे पे चोट लगती है, लेकिन उस छोटे से ही जख्म से इतना दर्द हो रहा था कि वो लगभग बेहोश हो जाता है। ये देख के बाकी सब समझ जाते हैं कि वो तलवार हल्क पे इसीलिए काम कर रही है क्योंकि वो भी एक हीरो है। हल्क मीकारोस को पंच मारने की कोशिश करता है, पर मीकारोस ऐसा लगता है जैसे कि धुएं में गायब हो जाता है। मीकारोस अचानक से ही हल्क के पीछे आ जाता है और उस पे हमला करने ही वाला होता है कि क्लैश उसे आके बचा लेता है, लेकिन मीकारोस उसके भी हमले से बच जाता है और उससे दूर टेलीपोर्ट होता है। लेकिन क्लैश बड़ी जल्दी उसके पास पहुंच जाता है और उसके हाथ के साथ साथ तलवार को भी काट देता है। लेकिन किंग वापस से क्लैश को ऑर्डर देने लगता है, पर इससे पहले कि वो ऑर्डर को फिनिश कर पाए, क्लैश अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर थ्रो कर देता है, जो कि सीधा उसके सर में जाके घुसती है। पर इससे किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो क्लैश को हल्क को मारने का ऑर्डर दे देता है। इस कमांड की वजह से क्लैश के चारों तरफ फिर से वही काला सा ऑरा आ जाता है और वो टूटी हुई तलवार को उठा के हल्क की तरफ बढ़ने लगता है। पर जब वो हल्क के पास पहुंचता है, वो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई को इतनी सारी तकलीफें उठानी पड़ी और वो अपनी ही गर्दन में चाकू घुसा देता है। हल्क ये सब देख के सदमे में था और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। लेकिन सेनेटर्स क्लैश की हरकतों की वजह से गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि क्लैश कितना यूजलेस निकला। एक तो उस जैसे गंदी नाली के कीड़े को हमने उठा के यहाँ तक पहुंचाया और उसके बदले में हमें ये मिल रहा है। उनकी बातों से हल्क को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसके आसपास से भी वही ऑरा बाहर आ रहा था जो कि क्लैश के आसपास था। उसके ऑरा से सभी सेनेटर्स डर जाते हैं और वो वेकेंट सोल्जर्स को उसको मारने का ऑर्डर देते हैं, पर वो सोल्जर्स भी हल्क के ऑरा से डरे हुए थे। हल्क उन सभी को मारने की कसम खाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन सभी को मारता, एलिसिया उसे गले लगाती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि वो उसी की तलवार थी जिसे कि उसके और उसके भाई के खिलाफ यूज किया गया। इसकी वजह से हल्क शांत हो जाता है। हल्क अब काफी थक चुका था और एलिसिया उसे नीचे लेटाती है और उससे कहती है कि तुम रेस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। थकान की वजह से हल्क बेहोश हो जाता है और बाकी सभी लोग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। जब हल्क को होश आता है तो वो देखता है कि वो किसी केव में अकेला है। जब वो गुफा से बाहर आता है, उसे कई बाउंटी हंटर्स मिलते हैं जो कि उससे कहते हैं कि हमने तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की कहानियां सुनी है कि कैसे तुम्हें बचाने के लिए वो आखिरी दम तक लड़ते रहे। इसके बाद वो उसे बताते हैं कि वो अभी जेल में है और उन्हें पब्लिकली जल्दी ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो हल्क किंगडम की तरफ भागने लगता है, पर उसके पीछे बहुत सारे बाउंटी हंटर्स पड़ जाते हैं जो कि उसे पकड़ के प्राइज को क्लेम करना चाहते हैं, पर वो आसानी से उन सभी को हरा देता है और वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी अवेकन सोल्जर्स की आर्मी उसके सामने आती है। उनके लीडर ने भी एक मास्क पहना हुआ था जो कि एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन हुआ करता था। लड़ाई की वजह से उसके जख्म फिर से खुल जाते हैं, पर वो अपने दोस्तों के बारे में ही सोचता है और वो उन सभी से अकेला ही लड़ रहा था और एक लंबी लड़ाई के बाद वो उन सभी को हरा देता है। पर वो हिटमैन खुद को ही मार देता है ताकि वो दोबारा जिंदा हो सके और अगली बार वो इस बार से ज्यादा ताकतवर होगा और हल्क किंगडम की तरफ फिर से बढ़ने लगता है। वहीं किंगडम में एलिसिया को सभी लोग देशद्रोही कह रहे होते हैं और उसे मार देने की मांग कर रहे थे। जिस नोबल ने दरवाजे को बंद किया था वो उसके पास जाता है और कहता है कि वो उसकी सजा माफ कर देगा अगर वो उससे अभी माफी मांग ले और उसकी स्लेव बनने को तैयार हो जाए तो। पर एलिसिया कुछ भी नहीं कहती और वो उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वही लोग उसकी मौत की मांग कर रहे थे जिन्हें कि उसने बचाया था। इसके बाद वो एक्सिक्यूशनर को एलिसिया को मारने का हुक्म दे देता है, पर जब वो उसका गला काटने वाला होता है वो रुक जाता है। वो कुछ सेंस कर रहा था और वो कहता है अगर हमने इसका गला काटा तो जरूर यहाँ कुछ बहुत बुरा होगा। वो डर के मारे बिल्कुल पागलों जैसा दिख रहा था और अब उस नोबल की भी फटने लगती है जब वो भी उस ऑरा को सेंस करता है। तो हल्क वहाँ पहुंच जाता है और लोगों की भीड़ उसे देख के वहाँ से भाग जाती है। हल्क को पास आता देख के नोबल डर से रोने लगता है, पर हल्क उस पर कुछ दया नहीं दिखाता है। वो उसे उठाता है और दीवार पे मारता है। वो एलिसिया को फ्री कर देता है और यहाँ थोड़ा सा एक लवली सा मूवमेंट होता है। इसके बाद हल्क उससे कहता है कि हमें डीमन रेल्म में जाना चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि अजूदरा सच कह रहा था कि डीमंस बड़े अच्छे लोग होते हैं और उसे लगता है कि वो ह्यूमन से ज्यादा अच्छे तरीके से डीमन रेल्म में रह पाएंगे। हल्क उससे प्रॉमिस करता है कि वो अब से उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और एलिसिया भी उससे कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। तभी आसमान में से बर्फ गिरने लगती है और वहाँ रफायड पहुंचता है। वो उससे पूछता है कि उसके सारे दोस्त हेविली गार्डेड एरिया में हैं, तो क्या
क्या वो अभी भी उन सभी को बचाना चाहता है? हेल्क कहता है कि चाहे उसके रास्ते में कोई भी आए वो उसे कुचल देगा और अपने दोस्तों को जरूर बचाएगा। पर रफाएल कहता है कि तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। अचानक से ही अलेसिया और बाकी सब सिटीजन्स दर्द से चिल्लाने लगते हैं और वो अवेकन सोल्जर्स में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। रफाएल उससे कहता है कि सभी ह्यूमंस में हीरो की पावर होती है, लेकिन बहुत कुछ ही लोग होते हैं जैसे कि हेल्क और क्लेस जो कि इस पावर को नेचुरली अवेकन कर पाते हैं, और अगर वो पावर जबरदस्ती अवेकन की जाए तो वो खुद को भूल जाते हैं और वो बस एक माइंडलेस सोल्जर बन के रह जाते हैं। एलिशिया और दर्द से चिल्लाने लगती है और हेल्क को लगता है कि अवेकनिंग स्पेल शायद ये स्नो के जरिए कास्ट हुआ है, लेकिन राफाएल उसे बताता है कि ये स्नो सिर्फ अवेकनिंग के प्रोसेस को तेज करता है। हेल्क एलिशिया को स्नो से बचाने की कोशिश करता है, पर राफाएल कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। हेल्क एलिशिया को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिशिया उससे कहती है कि वो उसे मार दे इससे पहले कि वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए। हेल्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी एलिशिया को और ज्यादा दर्द होने लगता है और वो धीरे धीरे खुद पे से कंट्रोल खोने लगती है। हेल्क उससे कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, पर एलिशिया जानती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और वो उससे कहती है कि वो आखिरी बार उसके लिए स्माइल करे। हेल्क स्माइल करता है और एलिशिया उसके हाथों में ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हेल्क जानता है कि उसको ना मारना उसकी सेल्फिशनेस थी, लेकिन वो उसे नहीं मार सकता था क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। इसके बाद हेल्क किंगडम से भागने लगता है और वो इस बात को मिशन बना लेता है कि वो एलिशिया और अपने दोस्तों की अवेकनिंग को वापस ठीक करने का तरीका ढूंढेगा। उसी वक्त ज़रूजियन उसके सामने आता है। हेल्क ये देख के हैरान था कि ज़रूजियन का शरीर अभी भी पहले जैसा ही था और उसकी पर्सनैलिटी भी इंटैक्ट है। ज़रूजियन उसे बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी काफी हाई थी। वो कहता है कि उसने अवेकनिंग को एक्सेप्ट कर लिया था और वो अपने ताकत के नशे में चूर है। ये सब सुन के हेल्क समझ जाता है कि ज़रूजियन भी अपनी पर्सनैलिटी पूरी तरह से खो चुका है। वो मिलियो उससे पूछती है कि वो सीधा ही किंग को मारने क्यों नहीं चला गया, किंग के मरते ही अवेकनिंग प्रोसेस रुक जाता। हेल्क कहता है कि वो किंग की मौत के बाद वो सभी ह्यूमंस खुद पे से कंट्रोल खो बैठते और हमेशा के लिए मॉन्स्टर्स में बदल जाते। हेल्क जब कासल के अंदर जाता है उसे मीकरोस दिखता है और वो ये देख के हैरान था कि मीकरोस अभी भी जिंदा कैसे है। वो मीकरोस को मारना चाहता है और किंगडम और उसके भाई के साथ जो भी हुआ था उन सभी चीजों के लिए उसे ब्लेम करता है, लेकिन मीकरोस हंसता रहता है और हेल्क को बताता है कि उसने क्लेस की जान बचा ली थी, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए जिंदा था ताकि वो उसे दोबारा स्पेल में यूज कर सके। ये देख के हेल्क को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारी ताकत से मीकरोस के ऊपर हमला करता है। मीकरोस समझ जाता है कि हेल्क से लड़ना उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो वो एक पोर्टल ओपन करता है और उसमें से हेल्क को कहीं दूर भेज देता है। वो मिलियो समझ जाती है कि हेल्क उसी पोर्टल के थ्रू डीमन वर्ल्ड में पहुंचा होगा। वो हेल्क से कहती है कि उसे डीमंस को ह्यूमन से लड़ने देना चाहिए क्योंकि ह्यूमंस यही चाहते हैं, पर हेल्क डीमंस को भी प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि उस पोर्टल से टेलीपोर्ट होने के बाद वो सीधा डीमन रेल में पहुंचा जहाँ की उसे कैनरोस ने बचाया था। इसके आगे हेल्क वो मिलियो से कहता है कि सिर्फ वही है जो कि ह्यूमन किंग को रोक सकता है और उसकी पावर इतनी खतरनाक है कि वो खुद पे से कंट्रोल खो बैठता है। वो नहीं चाहता कि वो गलती से भी अपने दोस्तों को चोट पहुंचाए और इसीलिए वो वमिलियो को स्वॉर्ड लेने को कहता है। यहाँ वमिलियो उससे बता देती है कि वो कोई मैनेजमेंट स्टाफ से नहीं है बल्कि 4 जनरल्स में से एक है और वो उसकी स्वॉर्ड लेने को तैयार हो जाती है, पर उसे याद दिलाती है कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा वो डीमन एम्पायर में आके रह सकता है। हेल्क ये सब सुन के खुशी से रोने लगता है और वमिलियो उसकी स्वॉर्ड ले लेती है। इसके बाद वो ट्रेन से सफर करते हुए एक टाउन के पास पहुंचते हैं जहाँ की एक आदमी उन्हें मिलता है और वो उन्हें एक मॉन्स्टर के बारे में वॉर्न करता है, पर वमिलियो उन्हें बताती है कि उन्होंने पहले ही उसे मार दिया है और इस बात के लिए पूरा टाउन सेलिब्रेट करता है। पार्टी के दौरान एक स्काउट उनके पास आता है और वो उसे एक नोट देता है जो कि अजूदरा ने भिजवाया था। इस नोट में अजूदरा ने लिखा था कि वो डीमन एम्पायर की जगह ह्यूमन रेल्म के साउथ के रीजन में जाए। अजूदरा का प्लान ये था कि वो सभी व्हाइट नाइट्स का ध्यान भटकाएंगे ताकि हेल्क और वमिलियो ह्यूमंस के राजा को खत्म कर पाए, जिसके बाद हम फिर से डीमंस को ह्यूमंस नाइट के साथ लड़ते हुए देखते हैं। कैनरोस एडल से लड़ रहा होता है और वो उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था और उससे कहता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए बल्कि हमें तो आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए क्योंकि हेल्क को पता लगा कि आपस में हम लड़ रहे थे तो उसे बुरा लगेगा। कैनरोस कहता है कि वो हेल्क का नाम ना ले और कहता है कि मैं तुम जैसे डीमन से नफरत करता हूँ। ये सुन के ह्यूरा भी उस फाइट को ज्वाइन कर लेती है और वो भी एडल से कहती है कि मैं भी तुम जैसे ह्यूमन से नफरत करती हूँ। तुम ह्यूमंस हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हो जबकि तुम विक्टिम हो भी नहीं, और उसके दोनों पंख काट देती है। हायूरा उसको कैप्चर करना चाहती है लेकिन इससे पहले वो कुछ करती
पीछे से एक नाइट उसे तीर मार देता है। वहीं अजूदरा ह्यूमंस को डिफीट करने के प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा था। वो कहता है कि ये सारे ह्यूमंस तो काफी वीक है, तो आखिर उरुम के डीमन लॉर्ड को डिफीट किसने किया? इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसे ह्यूमन को छुपा रहे हैं जो कि शायद हल्क जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और कहता है कि हमें आस्था की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। वहीं आस्था किंगडम के कासल के अंदर पहुंच चुकी है और वो कुछ नाइट्स को अपने प्लान के बारे में बात करता हुआ सुनती है, पर एक नाइट उसे डिटेक्ट कर लेता है और वो चारों तरफ अपने मैजिक से हमला कर देता है, जिसकी वजह से आस्था उसी रूम में गिरती है जहाँ की क्लैश की बॉडी को रखा गया है। वो क्लैश की बॉडी को देख के समझ नहीं पा रही थी कि उसे आखिर ऐसे क्यों रखा हुआ है। तभी आसमान में नाइट्स को उड़ता हुआ देख के वो छुप जाती है। तभी आस्था को एक फ्लोर में छेद दिखता है और वो उससे नीचे उतर जाती है। नीचे उतरने के बाद वो ईस्टा को कांटेक्ट करना चाहती है, लेकिन उसके पास तो कॉफी खत्म हो चुकी थी। वो वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे एक खुफिया दरवाजा मिलता है जो कि सीधा उसे एक लाइब्रेरी में ले जाता है। वहाँ उसे एक बुक मिलती है जिसमें कि उस स्पेल के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके बाद वो लाइब्रेरी से बाहर निकलती है, पर वो दरवाजा अचानक से ही उसके पीछे बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अब उसे छुपते छुपते नाइट से बचने की जगह ढूंढनी थी। लेकिन वो फिर से एक खाली रूम में पहुंच जाती है जहाँ की उसे शलामी देख लेती है, पर शलामी उसके ऊपर कोई शक नहीं कर रही थी। ये देख के आस्था को थोड़ा अजीब लगता है। आस्था उसे झूठ कहती है कि वो तो बस सामान बेचने वाली लड़की है जो कि पंख वाले नाइट्स को देख के डर गई और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर शलामी उसे रोकती है और कहती है कि लंबे समय से यहाँ बंद होने की वजह से वो अब अकेला फील कर रही है और वो कुछ देर के लिए उससे बातें करना चाहती है। तभी वहाँ कुछ नाइट्स आने लगते हैं जो कि रूटीन के हिसाब से शलामी का खाना लेके आए थे। तो शलामी आस्था को बेड के नीचे छुपने को कहती है। जब वो नाइट्स चले जाते हैं, शलामी की बातों से आस्था समझ जाती है कि शलामी को काफी समय से इस रूम में ही कैद करके रखा गया है। तो आस्था को लगता है कि शलामी शायद एक बुरी इंसान नहीं है और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। शलामी उसे कुछ स्नैक्स ऑफर करती है, तो आस्था कहती है थोड़ी कॉफी मिलेगी, जिसकी वजह से वो अब अपनी बहन से बात कर सकती है। पहले तो ईस्टा गुस्सा हो रही होती है कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस कैसे गई, पर आस्था उसे यकीन दिलाती है कि शलामी कोई बुरी इंसान नहीं है और वो बकबक भी ज्यादा करती है, तो शायद मैं इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊँ। वहीं डीमन रेल्म में हम कुछ नाइट्स को देखते हैं जो कि एक और डीमन कासल पे हमला कर रहे थे। वो कासल के बैरियर को तोड़ने के लिए बॉम्ब का यूज करते हैं। वो बॉम्ब से बैरियर में एक छेद बना देते हैं और नाइट्स को अंदर भेजने लगते हैं, पर तभी अचानक से कासल के ऊपर से डीमन ज़ैरोस से हमला कर देते हैं। उस कासल का डीमन लॉर्ड बाहर आता है और कहता है कि मेरे सोल्जर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम जैसे तुच्छे ह्यूमंस हमें नहीं हरा पाओगे, तो यहाँ से वापस चले जाओ। इल्यूशियन कहता है तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे डीमंस हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर जीतने के और भी तरीके होते हैं। तभी एक जगह एक्सप्लोजन होती है और शिन को एक सोल्जर रिपोर्ट देता है कि लगभग 30,000 न्यू वर्ल्ड मॉन्स्टर्स कासल की तरफ बढ़ रहे हैं। शिन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी एक नाइट उससे कहता है कि हमने एक स्पेल बनाया है जिससे हम न्यू वर्ल्ड मॉन्स्टर्स को समन कर सकते हैं, जो कि उस क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे कि डीमन कासल के बैरियर को पावर मिलती है। तभी फ्लैशबैक में हम ज़ुरुजियन को देखते हैं जो कि थकी हारी हालत में क्लैश को ढूंढ रहा है ताकि वो डीमन लॉर्ड से लड़ने में उसकी मदद कर पाए। वो जब टनल से बाहर आता है तो उसे मीकरोस दिखता है। ज़ुरुजियन उससे पूछता है कि क्लैश कहाँ है। मीकरोस उसे बताता है कि वो डीमन लॉर्ड से लड़ रहा है। तो ज़ुरुजियन कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें उसकी मदद करने जाना चाहिए। पर मीकरोस कहता है कि डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें उससे लड़ने से पहले कुछ तैयारियां करनी होगी। इसके बाद वो फोरबिडन कर्स का यूज करता है और चारों तरफ एक काला और आ जाता है और इस मैजिक के थ्रू वो अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है। वहीं प्रेजेंट में ज़ुरुजियन और बाकी के नाइट्स देख रहे होते हैं कि कैसे वो न्यू वर्ल्ड मॉन्स्टर्स डीमन लॉर्ड के सोल्जर्स को तबाह कर रहे थे। वो बैरियर क्रिस्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी बहुत सारे एरोज नाइट्स के सरों पे घुसते हैं और हम देखते हैं कि अजूदरा बैकअप सोल्जर के साथ वहां पहुंच चुका है। ज़ुरुजियन कहता है कि हम तो यही चाहते थे। वहीं ह्यूमंस ने डीमन लॉर्ड के कासल पे हमला कर दिया है और मीकरोस कह रहा होता है कि बिना अजूदरा के इस कासल पे कब्जा करना तो बच्चों का खेल है। उसे काफी सारे कैप्टन रोकने की कोशिश करते हैं, पर मीकरोस आसानी से उन सभी को हरा देता है और बैरियर क्रिस्टल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी ह्यूरा उसके ऊपर हमला करने जाती है और मीकरोस उसकी स्पीड को देख के हैरान हो जाता है, पर वो आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और पीछे से उसे बिजली के झटके देता है। उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी अचानक से ह्यूरा उसका हाथ काट देती है। वो अब थोड़ा सीरियसली उससे लड़ने लगता है और उस पे और भी ज्यादा ताकत से हमला कर रहा होता है। तभी वो अपने हाथ को रिजनरेट कर लेता है, जो कि देख के ह्यूरा हैरान रह जाती है और तभी अचानक से वो ह्यूरा का भी हाथ काट देता है। अब ह्यूरा काफी थक चुकी है और वो हाफ रही थी। मीकरोस कहता है तुम्हारी रिजनरेशन तुम्हारी एनर्जी को भी खत्म करती है, तो मुझे बस ऐसे ही हमला करते रहना है तुम्हें मारने के लिए। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एडल पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैं इसे खत्म करूंगा और मीकरोस से आगे जाने को कहता है।
मीकारोस क्रिस्टल वाले रूम में पहुंच जाता है, लेकिन तभी पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और तभी अचानक से जमीन में से जड़ें बाहर आती हैं, जो कि सभी नाइट्स को पकड़ लेते हैं और मीकारोस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अजूदरा कहता है कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और हम देखते हैं कि दूसरे कासल वाला अजूदरा नहीं था बल्कि टकला कुत्ता था, और शायद ही इसको टकला बोलेंगे, पर तुम समझ रहे हो ना। अजूदरा मीकारोस से कहता है मुझे पता है कि असल में तुमने ही डीमन लॉर्ड को मारा था। मीकारोस हंसता है और कहता है कि हाँ भाई मैंने ही मारा था, और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मरते वक्त भी वो पीसी चाहता था, पता है तुम्हें। अजूदरा अपने रूट से उस पे हमला करता है और एक जड़ से उसका पैर पकड़ लेता है, जिसके बाद वो एक स्पेयर से उस पे हमला करता है, लेकिन मीकारोस फिर से धुएं में बदल जाता है और अजूदरा के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन उसके हमले से अजूदरा पे कोई असर नहीं होता और अजूदरा उसके ही मैजिक को उसके ऊपर वापस फेंक देता है, जिससे मीकारोस बहुत कमजोर हो जाता है। मीकारोस कहता है कि मुझे मार के कोई फायदा नहीं है बेडू, मैं बाकी नाइट्स की तरह ही फिर से जिंदा हो जाऊंगा। ये सुन के अजूदरा कहता है चुप कर बे चिलगोजे, मुझे क्या पता नहीं है तू झूठ बोल रहा है, अगर तू वापस जिंदा हो सकता तो तू पहले मेरे सामने ना आ जाता। मीकारोस कहता है कि अजूदरा पहले से अब बदल गया है और हमें पता चलता है कि पहले ह्यूमंस ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे और वो हमेशा डीमन से लड़ते ही रहते थे। अजूदरा हमेशा सबसे आगे रह के लड़ा करता था और जिसका भी सामना उससे होता था उसकी फट जाती थी। अजूदरा सोचता है कि आखिर ये चोमू है कौन। हमें पता लगता है कि मीकारोस पहले बस एक आम सोल्जर था जिसने की मरने की एक्टिंग करके खुद की जान बचाई थी और डीमन वर्ल्ड के टॉक्सिन की वजह से उसकी पावर्स अवेकन हुई और वो अमर हो गया। अजूदरा को लगता है कि वो शायद यहाँ बदले के लिए आया है, लेकिन मीकारोस कहता है कि वो तो बस एक नई दुनिया बनाना चाहता है इस दुनिया को खत्म करके, और उसने अपनी जिंदगी के 1500 साल ट्रेनिंग करने में और नई स्पेल्स को सीखने में निकाला ताकि वो अपने मिशन को पूरा कर पाए। अब मीकारोस अजूदरा पे हमला कर देता है और अजूदरा समझ जाता है कि उसको जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। वहीं बाहर ह्यूरा और एडल की फाइट चल रही है, लेकिन ह्यूरा उस पे गुस्सा होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि एडल उसकी इंजरी को देख के अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा है, तो वो उससे कहती है कि तुम कोई और ओपोनेंट क्यों नहीं चूज कर लेते। पर एडल कहता है कि वो किसी और से नहीं लड़ सकता क्योंकि उनका बचकाना सा एटीट्यूड उसे अपने पुराने कॉमरेड्स की याद दिलाते हैं। इसके बाद वो फिर से लड़ने लगते हैं और एडल कहता है कि वो पहले से काफी स्ट्रांग हो गया है, पर ह्यूरा कहती है कि वो अभी भी उसे हरा सकती है। पर एडल को उससे बार बार हारने में कोई दिक्कत नहीं थी और वो कहता है कि वो ह्यूरा से जिंदगी भर हार सकता है। ह्यूरा लड़ाई को रोकती है और उससे पूछती है एक सेकंड, तुम इन चीजों को लेके इतने खुश क्यों लग रहे हो। एडल शर्मा जाता है और कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस तुम्हें हराने के लिए एक्साइटेड हो गया था। और वो खुद को याद दिलाने लगता है कि आखिर किंग के ऑर्डर्स क्या है और उसका मिशन क्या है। ह्यूरा समझ जाती है कि एडल धीरे धीरे किंग के स्पेल से बाहर आने लगा है। वहीं ह्यूमन वर्ल्ड में आस्था शलामी से ह्यूमन किंग के बारे में पूछती है तो शलामी उसे बताती है कि वही किंग है। भाई क्या था ये किंग कैसे हो गई, क्या हो रहा है यहाँ। आस्था सुन के डर जाती है पर शलामी बस जोक कर रही थी, फिटे मुंह तेरे। शलामी उससे कहती है कि वो उसे किंग के पास ले जाएगी, लेकिन एक शर्त पे। वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है और हेल्क को फिर से मिलना चाहती है। आस्था सोचती है कि शलामी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अकेले ही ह्यूमन है जो कि नॉर्मल बची है, तो वो उसे हेल्क के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में वो बात करते हुए जा रहे होते हैं और शलामी आस्था को बताती है कि वो अपने मैजिक से स्नो क्रिएट कर सकती है जिससे वो किसी की पावर को एक बड़े से एरिया में स्प्रेड कर सकती है। आस्था को लगता है कि ये पावर वॉर में काफी खतरनाक साबित हो सकती है और उसे मारने के बारे में सोचती है, पर फिर उसे लगता है कि ये तो इनोसेंट है, मुझे इसे यहाँ से बचा के ले जाना चाहिए। तभी शलामी अचानक से कहती है कि वो किंग के दरबार का रास्ता भूल चुकी है और तभी वहाँ अचानक से सैनिकों की आवाज आने लगती है, तो वहाँ से भागते हैं और वो जिस रूम में जाते हैं उसी रूम में किंग था। जैसे ही किंग की नजर उन पे पड़ती है शलामी आस्था के ऊपर हमला करने लगती है, तभी वहाँ रफायड आ जाता है और वो किंग को अपनी बेटी के ऊपर स्पेल करने से रोकता है, जिसके बाद शलामी बेहोश हो जाती है। आस्था जल्दी से उस नाइफ को उठा के किंग को मारने के लिए जाती है, लेकिन रफायड उसके हमले को रोक देता है और 2 अवेकन सोल्जर्स उसे जमीन पे दबा देते हैं। वो उसे बताता है कि अगर उन्होंने किंग को मार दिया तो ये सभी अवेकन वॉरियर्स किसी की नहीं सुनेंगे और ये मॉन्स्टर्स में बदल जाएंगे जो कि उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे जितने की न्यू वर्ल्ड मॉन्स्टर्स होते हैं। और वो आगे कहता है कि अगर किंग को मार दिया गया इससे और ज्यादा तबाही ही फैलेगी, तो डीमंस यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम अजूदरा और मीकारोस की फाइट को देखते हैं जहाँ अजूदरा सक्सेसफुली मीकारोस पे एक अटैक लैंड करता है, पर मीकारोस हंसते हुए कहता है कि तुमने व्हाइट नाइट्स को पकड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो उनके ऊपर किए गए कर्स को हटा देता है जिससे वो बड़े से मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। अजूदरा को अभी भी यकीन है कि वो जीत जाएगा, लेकिन तभी उसे बाहर से एक धमाके की आवाज आती है और मीकारोस कहता है कि उसने सभी सोल्जर्स के ऊपर कर्स रिलीज कर दिया है। अजूदरा हॉर्न को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो सभी को यहाँ से इवैक्यूएट करे। इसके बाद अजूदरा अपने गार्डियन ट्री की पावर्स को यूज करने लगता है और वो एक ही साथ सभी 2000 सोल्जर्स को रोक देता है। ह्यूरा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे आता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पे एडल आके उसे बचा लेता है। ह्यूरा कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, पर एडल कहता है कि मैं तुम्हें मरने देना नहीं चाहता। समझ रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, समझ रहे हो। मीकारोस उन दोनों को देख लेता है और वो समझ जाता है कि एडल अपनी विल पावर से किंग के स्पेल से बाहर आ चुका है। ह्यूरा अजूदरा की मदद करने
करना चाहती है, तो वो एडल से उसे एक और बार लिफ्ट देने को कहती है, जिसके लिए एडल मान जाता है। और इस बार जब वो ह्यूरा को देख रहा था तो वो उससे थोड़ी अलग लग रही थी और वो सोचता है कि शायद हल्क सही कह रहा था, डीमंस शायद बुरे नहीं है। उन दोनों के बीच मेरे हाथ में तेरा हाथ हो वाला मोमेंट होने ही वाला होता है कि मीकारोस वहां आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ प्यार की खुशबू क्यों आ रही है मुझे। एडल उसकी छाती में से तलवार आर पार कर देता है, पर मीकारोस उसके सर पे हाथ रखता है और अपने माइंड ब्रेक स्पेल का यूज करने लगता है ताकि एडल फिर से स्पेल के काबू में आ जाए। ह्यूरा मीकारोस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी गर्दन से पकड़ लेता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एडल वापस आता है उसे बचाने के लिए। और मीकारोस ये देख के हैरान था कि एडल का माइंड अभी भी उसके कंट्रोल में है। एडल उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि मीकारोस अभी भी जिंदा था। अब एडल भी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो ह्यूरा को वहां से जाने को कहता है और उसे उम्मीद है कि हल्क इस वॉर को जल्द ही खत्म कर देगा। इसके बाद एडल ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सीधा अजूदरा से लड़ने पहुंच जाता है, जहां वो एक्चुअली में अजूदरा के ऊपर भारी पड़ रहा था और वो अजूदरा को उसके घुटनों पे ले आता है। मीकारोस को पता है कि अजूदरा ने अपनी सारी उम्मीदें हल्क से लगाई है कि वो इस वॉर को खत्म कर देगा, पर वो कहता है कि मेरे पास हल्क को भी खत्म करने का एक मस्त तरीका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमंस एक बेस कैंप सेटअप कर रहे हैं ह्यूमन रेल्म के पास, पर तभी अचानक से वहां पंख वाले सोल्जर्स आके उन पे हमला कर देते हैं। हल्क का ग्रुप कैंप की तरफ बढ़ रहा होता है कि एक जख्मी स्काउट उनके पास आता है और वो उसे सब कुछ बता देती है कि यहाँ क्या क्या हुआ और वो मिलियो को यहाँ से भाग जाने को कहती है। और हम देखते हैं कि राफेल उन सभी सोल्जर्स को कमांड कर रहा है। वो मिलियो समझ जाती है कि ये इतना बड़ा हमला हल्क के लिए किया गया था और उसे लगता है कि उनके पास कोई तरीका है जिससे वो हल्क के बर्ज़र्क मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि अब सिचुएशन और भी खतरनाक होने वाली थी। तो वो मिलियो, पीवी और बाकी सभी को पीछे रहने को कहती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कासल उरुम में हल्क ने मीकारोस को देखा था और उनकी थोड़ी देर की लड़ाई में ही हल्क ने मीकारोस की ऐसी की तैसी कर दी थी। इसके बाद मीकारोस किंगडम में वापस आ जाता है और वो राफेल से कह रहा होता है कि अजूदरा भले ही स्ट्रांग हो, लेकिन हल्क उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है और जब तक वो है हमारा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मीकारोस ट्रैकिंग स्पेल का यूज करता है और देखता है कि हल्क किंगडम के काफी करीब पहुंच चुका है, तो वो राफेल से कहता है कि वो हल्क को ठिकाने लगाए और साथ में उसे एक स्पेशल सोल्जर ले जाने को कहता है। इसके बाद हम राफेल को देखते हैं जिसके सोल्जर एक डीमन स्पाई को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ हल्क और वो मिलियो पहुंच जाते हैं और वो स्पाई बताता है कि डीमन कैंप में अभी भी कई लोग जिंदा हैं। इसके बाद राफेल भी वहाँ पहुंचता है और वो हल्क से पीछे हटने को कहता है, नहीं तो वो उसकी फिर से ऐसी हालत कर देंगे कि वो खुद पे से कंट्रोल खो बैठेगा, पर हल्क मना कर देता है। जिसके बाद राफेल अपने सोल्जर से उन पे हमला करने को कहता है। हल्क और वो मिलियो मिलके सभी सोल्जर्स से लड़ रहे थे और उनका एक एक अटैक कई सारे सोल्जर्स को खत्म कर रहा था। तभी राफेल वो मिलियो पे हमला करता है, क्योंकि राफेल को लग रहा था कि अगर उसने वो मिलियो को मार दिया तो हल्क खुद पे से कंट्रोल खो बैठेगा। वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन वो मिलियो को कुछ भी नहीं हुआ था और वो मिलियो अपनी आग से 2 फ्लेम सोल्जर्स को समन करती है। तभी एक तीर अचानक से वहाँ से गुजरता है और वो हल्क की तरफ एम किया गया था। हल्क उस तीर को पकड़ लेता है, पर जब वो देखता है कि उस तीर को चलाया किसने था, वो शॉक हो जाता है। वो मिलियो समझ जाती है कि वो नाइट हल्क की पुरानी कॉमरेड है और राफेल अपने सारे सोल्जर्स को वो मिलियो पे हमला करने के कमांड देता है। हल्क उसकी मदद करने जाने लगता है, पर वो नाइट एक और एरो उसके ऊपर शूट कर देती है, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ता है। वो मिलियो उसे कहती है कि वो इन सभी को संभाल सकती है और हल्क से उस नाइट को खत्म करने को कहती है। जब वो मिलियो सभी सोल्जर्स से लड़ रही होती है, राफेल उस पे हमला करता है और उससे कहता है कि वो हल्क के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो कहता है कि हल्क को लड़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो सिर्फ दूसरों के लिए लड़ता है। तभी वो मिलियो कुछ सेंस करती है और हम देखते हैं कि हल्क फिर से वही काला ऑरा रिलीज कर रहा है। वो नाइट एक टूटी हुई तलवार निकाल के हल्क पे हमला करती है, लेकिन हल्क उसके हाथ को ही पकड़ लेता है। हल्क का ऑरा और ज्यादा बढ़ जाता है और बाकी के अवेकिन सोल्जर्स अपने घुटनों पे गिर जाते हैं। राफेल बताता है कि ये सारा ऑरा हल्क के दर्द का नतीजा है, क्योंकि वो भी अपने करीबी दोस्तों को मारना नहीं सह सकता। हल्क उस नाइट का हेलमेट उतारता है और हम देखते हैं कि वो एलिशिया है। हल्क उससे माफी मांगता है कि उसने उसे इतना सफर करने दिया और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो मिलियो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राफेल उसका रास्ता रोक देता है, पर वो मिलियो अपनी तलवार से उस पे हमला करके आगे बढ़ जाती है और राफेल ये देख के समझ जाता है कि हल्क ने हीरो स्लेयर वो मिलियो को दे दी है। वो नोटिस करता है कि हल्क का ऑरा अब कम होने लगा है। उसी वक्त हल्क एलिशिया को मारने वाला होता है, लेकिन वो मिलियो एक बहुत ही बड़ा धमाका करती है और हल्क को वापस होश में लेके आती है, जिसकी वजह से एलिशिया वहां से बच के चली जाती है। वो मिलियो उससे कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों को मारने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक वो जिंदा है हम कोई ना कोई तरीका उन्हें बचाने का जरूर निकाल लेंगे। लेकिन राफेल कहता है कि उन सोल्जर्स का दिमाग और दिल वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन वो मिलियो कहती है कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है और वो उन्हें बचाने का तरीका जरूर निकालेंगे। इसके बाद राफेल वो मिलियो की हिम्मत तोड़ने के लिए कहता है कि पिछली बैटल में उन्होंने अजूदरा को खत्म कर दिया और कासल पे कब्जा कर लिया है, लेकिन वो मिलियो को अजूदरा की ताकत पे भरोसा है और हम देखते हैं कि अजूदरा को काफी सारी इंजरीज हुई है, पर वो जिंदा है। वहीं वो मिलियो हल्क से कहती है कि अजूदरा जरूर उनकी मदद कर पाएगा तुम्हारे
दोस्तों को बचाने में, क्योंकि वो ह्यूमन से इतना प्यार जो करता है। रफायड को ये समझ आ जाता है कि वो वमिलियो की हिम्मत नहीं तोड़ सकता, तो वो मीका रॉस के दिए गए एक मैजिक की पर्ची निकालता है और उसे एक्टिवेट करके एलिशिया को मॉन्स्टर में बदलना चाहता है। तो हल्क रफायड से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देख के कि हल्क सच में अपने दोस्तों को बचाना चाहता है, वो पीछे हट जाता है और उससे कहता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाएगा। और यहीं ये सीरीज खत्म हो जाती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को लाइक कर देना।